नमस्कार स्टूडेंट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे आज के डिस्कशन को, जिसमें हम बात करने वाले हैं कॉमन एरर्स पर, जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी हैं और इन्हें हमने करंट पब्लिकेशन से लिया है। 165 सेंटेंस पर हम अभी तक पिछले सेशंस में बात कर चुके हैं। 166वें सेंटेंस से इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले जो हमारे स्टूडेंट्स नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हम यहाँ पर सेंटेंसेस का सिंटैक्टिकल एनालिसिस करते हैं, और सिंटैक्टिकल एनालिसिस से मेरा मतलब है कि हम यहाँ पर सेंटेंस की पूरी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने वाले हैं। पूरे के पूरे सेंटेंस में जो लिखा हुआ वर्ड है उस वर्ड का क्या फंक्शन है और उस फंक्शन के आधार पर उसका क्या पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए, दूसरे शब्दों को वो किस तरह से प्रभावित कर रहा है, या ग्रामर की पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे सेंटेंस को वो किस तरह से प्रभावित कर रहा है, या किस ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को फॉलो किया गया है, यूज किया गया है किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में पर्टिकुलर मीनिंग को कन्वे करने के लिए, इन सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो ठीक है, देर किए बिना ही शुरू कर लेते हैं हमारे आज के इस वीडियो के पहले सेंटेंस से, जो कि 166वां है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम किरण पब्लिकेशन का 2023वां एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। अगर आपके पास 2024वां एडिशन है या फिर उससे पहले के एडिशन है तो आप अपने हिसाब से सीक्वेंस को मैच कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो उन एडिशंस में भी सीक्वेंस तो यही होनी चाहिए, बस 2024 वाले में कुछ नए सेंटेंस ऐड हो गए होंगे जिन्हें तो बाद में कराया ही जाएगा। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। देखिए आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है। गलती ढूंढने से पहले हम सिंटैक्स को एनालाइज करेंगे, सेंटेंस की स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे कि क्या ग्रामेटिकल अरेंजमेंट है, किस ग्रामेटिकल पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, और शब्द या वर्ड्स एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है ओल्ड। अब ये जो ओल्ड होता है ये एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव है तो निश्चित तौर पर ही किसी नाउन के लिए आया होगा। कहाँ है वो नाउन? ये लिखा वो नाउन, हैबिट्स, प्लूरल में लिखा है। अब अगर ये नाउन है, एडजेक्टिव इसके लिए ओल्ड हो रहा है, यानी कि ये कि पूरी की पूरी फ्रेज जो हो रही है ये नाउन फ्रेज हो रही है। देखिए मैंने इसको नाउन फ्रेज इसलिए कहा क्योंकि इस फ्रेज का जो मुख्य वर्ड था, जो मेन वर्ड था, वो नाउन था। ओल्ड एडजेक्टिव तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया है, या नाउन ओल्ड को मॉडिफाई करने के लिए आया है। तो ओल्ड एडजेक्टिव आया है नाउन के लिए, तो जो दूसरे के लिए आया है वो तो मेन वर्ड हो नहीं सकता। तो मेन वर्ड है हमारा हैबिट्स। चूंकि पूरी की पूरी फ्रेज का मेन वर्ड हमारा नाउन है, तो पूरी की पूरी फ्रेज का फंक्शन भी मेन वर्ड के फंक्शन के अकॉर्डिंग ही रहेगा। मेन वर्ड का फंक्शन अगर नाउन का है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन का है, तो पूरी की पूरी फ्रेज भी नाउन फ्रेज ही कही जाएगी। ठीक है, अब देखिए नाउन फ्रेज मैं आपको बता चुका हूं सेंटेंस में 3 तरह के फंक्शन में आ सकती हैं। या तो ये सब्जेक्ट हो सकती हैं, या फिर ये ऑब्जेक्ट, या फिर ये कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट तब बन पाती हैं जब इनसे पहले लिंकिंग वर्ब लिखी हो। लिंकिंग वर्ब एक्चुअली में अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, क्योंकि लिंकिंग वर्ब जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है, लगाई जाती हैं सेंटेंस में लिंक करने के लिए सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से। जैसे मैं आपके एक सामने ये 2 सेंटेंस लिखता हूं फटाक से। जैसे मैंने लिखा सी इज एन इंजीनियर। ये जो वर्ड यहां पर लिखा हुआ है, ये जो फ्रेज यहां पर लिखी हुई है, इंजीनियर नाउन हो गया और एन हो गया आर्टिकल, ये जो नाउन फ्रेज यहां पर लिखी हुई है ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, या कॉम्प्लीमेंट का हिंदी में ट्रांसलेशन होता है पूरक। पूरक मतलब जो पूरा करता हो। क्या पूरा करता हो? मीनिंग को पूरा करता हो। किसके मीनिंग को पूरा करता हो? सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता हो। ये जो कॉम्प्लीमेंट यहां पर एन इंजीनियर लिखा गया है, ये सब्जेक्ट के लिए लिखा गया है, और सब्जेक्ट निश्चित तौर पर ही कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। और ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ लिंक करती है कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से। बी की फॉर्म लिखी हुई है, बी का इन्फ्लिक्शन लिखा हुआ है, बी की एस या ई एस फॉर्म लिखी हुई है। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने इज लगा दी, प्लूरल होता तो आर लगा देते, फर्स्ट पर्सन आई होता तो एम लगा देते। ठीक है, पास्ट में होता तो वाज वर लगा देते। ये इज, एम आर, वाज वर, बीन, बीइंग, सारी की सारी बी की फॉर्म होती है। और बी जो है हमारी लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब भी होती है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं कही जाती। तो अगर आप ये कह रहे हो कि कोई नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट होनी है, तो वो तभी होनी है जब उससे पहले लिंकिंग वर्ब लिखी हो। लिंकिंग वर्ब लगी है कि इससे पहले? कोई लिंकिंग वर्ब नहीं लगी। चलो बी एक लिंकिंग वर्ब है, ऐसी मैंने बहुत सारी लिंकिंग वर्ब बता रखी है। मैंने वर्ब चैप्टर के प्लेलिस्ट में लिंकिंग वर्ब पर
लेक्चर डाले हुए हैं वो हाईली रिकमेंडेड है। मैं हर सेशन में इस बात को कह रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स उन लेक्चर को नहीं देख रहे हैं वो उनको देख लें। लिंकिंग वर्ब से रिलेटेड मैंने लेक्चर डाले हुए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है। लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, किस तरह से उनका फंक्शन रहता है और किस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं, उनके बाद क्या लिखा जाता है, ये दूसरे नेचर की वर्ब से किस तरह से अलग है, क्या मीनिंग निकल के आता है, और जिन सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब लगी रहती हैं वो सेंटेंस किस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए बोले जाते हैं, ये सब मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर ये नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट होगी तो तब होगी जब यहाँ कोई लिंकिंग वर्ब लगी हो। बी सबसे बेसिक लिंकिंग वर्ब है, और भी है कई सारी, बी, बिकम, गो, गेट, ग्रो, फील, स्मेल, टेस्ट, लुक, सीम, अपीयर, टर्न, स्टे, रिमेन, ये सारी की सारी लिंकिंग वर्ब ही हैं। तो इससे पहले अगर कोई लिंकिंग वर्ब लगी होती तो उस सिचुएशन में इसको कॉम्प्लीमेंट कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ तो कोई लिंकिंग वर्ब लगी नहीं है, इट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं। देखो इसकी तीन संभावना है, नाउन फ्रेज या नाउन किसी भी सेंटेंस में तीन फंक्शन में हो सकता है। सब्जेक्ट हो सकता है वो, ऑब्जेक्ट हो सकता है वो, या फिर कॉम्प्लीमेंट हो सकता है वो। अब कॉम्प्लीमेंट वो तब होगा जब इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी होती, लगी तो है नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट होने की संभावना खत्म हो गई। कोई नाउन या कोई नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट तब हो सकता है जब उससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब लगी हो या प्रीपोजिशन लगी हो। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का मीनिंग ही तभी कंप्लीट होता है जब उनके बाद कोई नाउन प्रोनाउन उनका ऑब्जेक्ट बनकर लिखा जाए। और इसी प्रकार से प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन सेंटेंसेस में लगाई जाती हैं किसी नाउन प्रोनाउन को जोड़ने के लिए। अब जिस नाउन प्रोनाउन को वो सेंटेंस में या सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ रही हैं, उसी नाउन प्रोनाउन को उनका ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। तो अगर आप इस नाउन फ्रेज को ऑब्जेक्ट कहोगे तो दो ही सूरतों में, इससे पहले या तो ट्रांजिटिव वर्ब लगी हो या फिर प्रीपोजिशन लगी हो, लेकिन इससे पहले तो कुछ नहीं लगा, ये तो सेंटेंस का पहला ही वर्ड है, तो ना तो ये कॉम्प्लीमेंट हो सकता है ना ही ऑब्जेक्ट हो सकती है, फिर ये सब्जेक्ट है। अब जब मैं इतनी बात समझाता हूं अपने स्टूडेंट्स को तो वो अक्सर मुझसे कह देते हैं, सर इतना क्यों परेशान कर रहे हो, इतना क्यों थका रहे हो, आपको पता है असर्टिव नेचर का सेंटेंस है और नाउन फ्रेज से स्टार्ट हो रहा है, तो असर्टिव सेंटेंस जो है सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है, सीधा सीधा कह दो। बात उनकी भी सही है, लेकिन फंक्शन जानना जरूरी है। हम यह सिंटैक्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं, हम एक एक बारीकी में जाएंगे, एक एक चीज को देखेंगे। हमें अपनी लर्निंग को, हमें अपने कॉन्फिडेंस को इतना इम्प्रूव करना है कि एग्जामिनर हमारे दिमाग को ना घुमा पाए। हम घर बैठकर ही अपने दिमाग को इतना घुमा लें तैयारी करते हुए कि एग्जामिनर हमें एग्जाम में ना घुमा पाए। ठीक है, तो ये नाउन फ्रेज है, कॉम्प्लीमेंट ये हो नहीं सकती, ऑब्जेक्ट ये हो नहीं सकती, फिर तो निश्चित तौर पर ये सब्जेक्ट है। ये आपका लग गया सब्जेक्ट। प्लूरल है तो यहाँ पर डाई आ गई। देखिए ये डाई जो है ना मेन वर्ब है। जब भी आपके सामने मेन वर्ब लिखी रहेगी तो आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए कि मेन वर्ब या तो लिंकिंग नेचर की हो सकती है या फिर वो एक्शन नेचर की हो सकती है। एक्शन नेचर की वर्ब वो वर्ब होती है जो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे मैं आपके सामने लिखूं सी एट फूड, ये एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब है। जैसे मैंने यहां पे लिखा सी वॉच्ड अ मूवी, ये भी एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब है, वॉच्ड। मैंने यहां पर लिखा सी अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। अब ये जो अंडरस्टैंड्स है ये भी एक एक्टिविटी को रिफर कर रही है, एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब है। हालांकि ये मेंटल एक्टिविटी है और इनको फिजिकल एक्टिविटी कहा जा सकता है। तो तीनों की तीनों वर्ब एट, वॉच्ड और अंडरस्टैंड, तीनों की तीनों ही वर्ब एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब है। जो वर्ब एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है उन्हें कहा जाता है एक्शन नेचर की वर्ब। इसके विपरीत दूसरी है हमारे पास लिंकिंग नेचर की वर्ब, जो किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं करती बल्कि केवल और केवल लिंक करने के लिए आती हैं। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा था आपके सामने, सी इज एन इंजीनियर। आपको लगता है कि इस सेंटेंस में सी ने कोई एक्टिविटी की है या कोई काम हुआ है? जब इस सेंटेंस में कोई काम ही नहीं हुआ, सी ने कोई टास्क परफॉर्म नहीं किया, कोई एक्टिविटी उसने नहीं की, तो आप इस वर्ब को एक्शन नेचर की कह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। फिर ये लगाई क्यों गई है? ये लगाई गई है इस कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने के लिए इस सब्जेक्ट से। कॉम्प्लीमेंट है क्या?
कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट वो पूरक है जो लगाया गया है इस सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, सेंस देने के लिए, पूरा करने के लिए, इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट या पूरक कहा जाता है। और भी लिंकिंग वर्ब हो सकती हैं, जैसे मैं यहां पर लिख दूं सी सीम्स रूड, यहां पर ये लिख दी मैंने। ये जो सीम है, सीम भी लिंकिंग नेचर की वर्ब है, ये भी किसी एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। यहां पर भी सी ने कोई एक्टिविटी की नहीं, सी ने कोई काम ही नहीं किया, यहां बस हम उसका नेचर या कंडीशन बता रहे हैं। हम यहां पर सी की स्टेट बता रहे हैं, ये जो रूड है उसकी स्टेट है। तो ये जो स्टेट या कंडीशन बताती है, ये लिंकिंग वर्ब लिंक करती है। हालांकि रूड यहां पर एडजेक्टिव लिखा हुआ है, मैंने बताया। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है, नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं। एडवर्ब मैनर कॉम्प्लीमेंट नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते ये मैं डिटेल में बता चुका हूं। जैसे ही कोई लिंकिंग वर्ब हमारे सामने आएगी, मैं इस पर फिर से डिटेल में चर्चा करूंगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर आपके सामने मेन वर्ब है तो आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए कि या तो ये एक्शन नेचर की हो सकती है या लिंकिंग नेचर की। क्या ये एक्शन एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब है, एक्शन नेचर की है, या क्या ये लिंकिंग नेचर की है। अगर लिंकिंग नेचर, ये जानना क्यों जरूरी है, क्यों इतनी मेहनत करवा रहा हूं मैं आपसे। भाई आपके सामने मेन वर्ब आई, आपने उसको देखा मेन वर्ब है, अकॉर्डिंगली ट्रीट किया, आगे चले गए, अगला वर्ड देखा। लेकिन मैं आपसे यहां पर रुक कर ये सोचने के लिए कह रहा हूं कि अगर आपके सामने मेन वर्ब आती है तो उस समय आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि एक्शन नेचर की है या लिंकिंग नेचर की है। वो इसलिए क्योंकि अगला जो सेंटेंस में जो अगला वर्ड लिखा जाएगा, ये जो आगे की स्ट्रक्चर है, वो डिपेंड करेगी इस मेन वर्ब के नेचर पर। अगर आप मेन वर्ब के नेचर को समझ गए तो आप आगे की स्ट्रक्चर को, आगे के लिखे हुए शब्दों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि ये क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। अब देखिए कैसे होता है। अगर आपके पास मेन वर्ब लिंकिंग नेचर की है तो उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा होगा, और कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन प्रोनाउन भी हो सकता है और कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है। अगर आप ये जान गए कि यार यहां पर ये लिंकिंग नेचर की है, इसके बाद एडजेक्टिव लगा है, तो वो लॉजिकल है। अगर आप ये जान गए कि यहां पर ये एक्शन नेचर की वर्ब है, तो आप उसको एक्शन नेचर की वर्ब मान के अगली चीजें देखेंगे। अब अगर आपने, देखिए, अगर आपने इतना सोच लिया है, इतना तय कर लिया है कि ये जो डाई है ये तो एक एक्टिविटी है, एक एक्शन नेचर की वर्ब है, यानी कि लिंकिंग वर्ब होने की संभावना इसकी खत्म हो गई। तो इसका मतलब इसके बाद कोई एडजेक्टिव वगैरह नहीं आना चाहिए। अब देखिए, जो एक्शन होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं डूइंग नेचर के, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा यहां पर क्लियर कर देता हूं। देखिए, जो आपके एक्शन होते हैं ना, एक्शन या एक्शन वर्ब्स होती हैं, या एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने वाली जो वर्ब होती हैं, वो भी दो नेचर की होती हैं। एक होती है डूइंग नेचर की। डूइंग नेचर की वर्ब वो वर्ब होती है जो जिनमें कोई डेलिब्रेट एफर्ट लगाया जाता है। डेलिब्रेट एक्शंस लिख दूं क्या यहां पर, डेलिब्रेट एक्शंस, या जिसमें कोई डेलिब्रेट एफर्ट लगाया जाता है। डेलिब्रेट एफर्ट मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं तो डेलिब्रेटली बोल रहा हूं मैंने ये पेन उछाला तो डेलिब्रेटली उछाला मैंने। डेलिब्रेटली का मतलब इंटेंशनली, जानबूझकर। ऐसे एक्शन जिनको जानबूझकर किया जाता है, जिनका कोई डूअर होता है। दूसरे होते हैं हैपनिंग नेचर के एक्शन, ये हो गए डूइंग नेचर के, जिनको कोई करने वाला है, जिसमें किसी ने कोई डेलिब्रेट एक्शन या डेलिब्रेट एफर्ट लगाए हैं। दूसरे हो गए हमारे हैपनिंग नेचर के एक्शंस। अब ये हैपनिंग नेचर के एक्शंस या अकरिंग नेचर के एक्शंस जो होते हैं, इनमें कोई एफर्ट नहीं लगाता इनको करने के लिए। ये एक्चुअली में किसी के एफर्ट के द्वारा नहीं होते, ये खुद होने वाले एक्शन होते हैं। ये नेचर इंड्यूस्ड या सेल्फ इंड्यूस्ड एक्शन होते हैं। नेचर इंड्यूस्ड, मैं यहां पर लिख देता हूं, नेचर इंड्यूस्ड एक्शंस होते हैं। नेचर इंड्यूस्ड है ना, नेचर के द्वारा उत्प्रेरित, उत्प्रेरित ही बोलेंगे मेरे ख्याल से इसको, इंड्यूस्ड को। नेचर इंड्यूस्ड एक्शंस या सेल्फ इंड्यूस्ड एक्शंस, खुद से हो जाते हैं, खुद से ऐसी कोई प्रक्रिया हुई और हो गए, मतलब किसी ने डेलिब्रेट एफर्ट नहीं लगाए। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं यहां पर, इट इज रेनिंग, तो आपको लगता है कि कोई बरसात करवाता है, कोई रेन करवाता है, वो अपने आप ही होती है, वो एक नेचुरल फिनोमिना है। तो ये रेन क्या है, रेन एक वर्ब है।
इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई क्योंकि हेल्प करने के लिए आई है इस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है। रेन एक वर्ब भी है, एक नाउन भी। इस सेंटेंस में ये वर्ब हो रही है, तो ये क्या है, एक डेलिब्रेट नेचर है। किसी ने डेलिब्रेट एफर्ट लगाया है, किसी ने इंटेंशनली इसको किया है? नहीं, अपने आप ही हो रही है। नेचर इंड्यूस्ड एक्शन है, ये सेल्फ इंड्यूस्ड एक्शन कहा जा सकता है, मतलब हैपनिंग नेचर की है। दूसरा मैं यहां पर लिख दूं, द ब्रिज कोलैप्स्ड। कोलैप्स्ड का मतलब ढह गया। हिंदी में इस मतलब क्या बताया मैंने, हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया। कोलैप्स का मतलब टू स्टॉप फंक्शनिंग, काम करना बंद कर दिया। तो द ब्रिज कोलैप्स्ड। अब ये जो कोलैप्स है ये भी खुद ही होने वाली वर्ब है, नेचर इंड्यूस्ड या सेल्फ इंड्यूस्ड हो सकती है। इसके लिए भी किसी ने कोई डेलिब्रेट एफर्ट नहीं लगाया होगा, ये भी हैपनिंग नेचर की है। तो जब भी आपके सामने एक्शन नेचर की वर्ब आए तो आपके दिमाग में अगली बात आनी चाहिए। पहले आपने ये देखा कि मेन वर्ब है, लिंकिंग नेचर की नहीं है, एक्शन नेचर की है। अब एक्शन नेचर की है तो डूइंग नेचर की है या हैपनिंग नेचर की, मतलब इसको किसी ने किया होगा या खुद से हुई होगी। अब ये जानना देखिए क्यों जरूरी है, क्योंकि जो हैपनिंग नेचर की जो वर्ब होती हैं, हैपनिंग नेचर की जो वर्ब होती हैं वो हमेशा ही इंट्रांजिटिव नेचर की होती हैं, और जो डूइंग नेचर की वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव भी हो सकती हैं और इंट्रांजिटिव भी हो सकती हैं। बड़े काम की बात बता रहा हूं, वर्ब को देखते ही पहचानना सीखिए कि ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, डूइंग नेचर की है या हैपनिंग नेचर की है, एक्शन नेचर की है, लिंकिंग वर्ब की है। अगर आप वर्ब के नेचर को जान जाते हैं तो वर्ब के बाद लिखे हुए 2-3 शब्द को तो आप ऐसे ही पकड़ जाएंगे, क्योंकि आगे की स्ट्रक्चर वर्ब के बाद क्या लिखा जाना है, आगे की स्ट्रक्चर 90% वर्ब के नेचर पे ही डिपेंड करती है। कोई नाउन प्रोनाउन लिखा है तो वो तब लिखा है जब वर्ब ट्रांजिटिव नेचर की है। कोई एडवर्ब मैनर लिखा है तो वो तब लिखा होगा जब वर्ब इंट्रांजिटिव नेचर की है। इन संभावनाओं की अगर हम बात करें तो अगर आप वर्ब के नेचर्स को जान जाते हैं, पता लगा लेते हैं कि ये एक्शन नेचर की है तो डूइंग नेचर की है, फिर उसमें भी ये ट्रांजिटिव एक्शन है, तो आप वर्ब के बाद लिखे हुए स्ट्रक्चर को यूं पहचान जाएंगे। देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये जो डूइंग नेचर की है ये ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी। अब ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन लेती है। इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती, मतलब कोई भी नाउन या प्रोनाउन उनके बाद नहीं लिखा रहता। हैपनिंग नेचर की वर्ब हमेशा ही इंट्रांजिटिव रहती है, क्योंकि इनमें किसी ने कुछ किया तो है नहीं, अपने आप हुई है, तो इफेक्ट ट्रांसफर किस पे होगा, तो इसीलिए इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता। अब यहां पर आइए, तो आपके पास जो ये डाई नेचर की जो डाई वर्ब लिखी हुई है ये तो हैपनिंग नेचर की है, अपने आप ही मरता है इंसान। हाँ, किल, अगर मैं आपके सामने एक वर्ब लिखूं किल, ये डूइंग नेचर की है। शूट डूइंग नेचर की वर्ब है, किसी ने डेलिब्रेट एफर्ट लगाया होगा, लेकिन ये डेलिब्रेट एफर्ट लगा के नहीं की जाती, ये सेल्फ इंड्यूस्ड या नेचर इंड्यूस्ड एक्शन है। तो ये हैपनिंग नेचर की वर्ब हुई। हैपनिंग नेचर की वर्ब सारी की सारी ही इंट्रांजिटिव होती हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट या नाउन प्रोनाउन नहीं लिखा जाएगा, और आ भी नहीं रहा। आ क्या रहा है, हार्डली। हार्डली एक एडवर्ब है। अब देखिए गलती इसी हार्डली में ही है, गलती इसी हार्डली में है। हार्डली को नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए यहां पर। अब हार्डली को क्यों नहीं होना चाहिए, हार्डली का क्या मीनिंग है, किस कंटेक्स्ट में किस मीनिंग को कन्वे करने के लिए हार्डली को यूज किया जाता है, और किसी और एडवर्ब को या किसी और वर्ड को यहाँ पर क्यों होना चाहिए, ये सब जानने के लिए मेरे साथ जरा यहाँ पर बने रहिए। इस दूसरे बोर्ड पर चल लेते हैं, हार्डली के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हार्डली पीछा तो हमारा छोड़ेगा नहीं, 2-4 सेंटेंस बाद ये फिर हमारे सामने आ जाएगा, तो क्यों ना इस पर डिटेल में बात कर ली जाए। हार्डली लिखा मैंने, देखिए हार्डली का मतलब है ऑलमोस्ट नॉट, या ऑलमोस्ट नो के मीनिंग को भी कन्वे कर देता है। ये ऑलमोस्ट नो के मीनिंग को भी कन्वे कर देता है, लेकिन मोस्ट केसेस में इसका मीनिंग ऑलमोस्ट नॉट ही मिलेगा। अब ये जो हार्डली है एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अब चूंकि एडवर्ब है, देखिए एडवर्ब डिग्री के बारे में मैं आपको एक लाइन बता देता हूं, चूंकि एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, एडवर्ब है।
अब एडवर्ब है तो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आएंगे। देखिए कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, कोई भी क्लोज पूरी इंग्लिश ग्रामर में किसी एडवर्ब, किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है तो उसे एडवर्ब कहा जाता है। हम कर रहे हैं बात एडवर्ब डिग्री के बारे में। एडवर्ब डिग्री किसी वर्ब के, एडजेक्टिव के या किसी एडवर्ब के डिग्री को या उसके स्कोप को या उसकी इंटेंसिटी को बताने के लिए लगाए जाते हैं। इंटेंसिटी मतलब कोई चीज कितनी हुई, हाउ टू वाट एक्सटेंट का रिप्लाई होते हैं। देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, एडवर्ब डिग्री लगाए जाते हैं हिंदी में। देखिए मैं रूल तो लिखवाता नहीं हूं, मुझे खुद को कभी याद नहीं हुए, ना ही मैंने कभी कोशिश की। बस जो थोड़ी मोड़ी की पॉइंट्स है अगर मैं उनको ऐसे कहीं लिखवा देता हूं तो समझो मेरी बातों को। एडवर्ब डिग्री लगाए जाते हैं किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के डिग्री, स्कोप या इंटेंसिटी को बताने के लिए। इंटेंसिटी को बताने के लिए, ये इतनी बात है। अब देखिए डिग्री का मतलब क्या है। डिग्री का मतलब है किसी की, हमने किसी भी चीज की जब हम अमाउंट बढ़ा देते हैं या उसकी इंटेंसिटी या उसके स्कोप को बढ़ा देते हैं तो हम कहते हैं डिग्री। जैसे कोई जब ग्रेजुएशन कर लेता है तो हम कहते हैं उसने डिग्री हासिल कर ली। डिग्री हासिल करने से मतलब है कि अब वो ग्रेजुएटेड है, हाईली एजुकेटेड है। 75 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस, डिग्री का मतलब है किसी की इंटेंसिटी को इम्प्रूव करना, किसी की इंटेंसिटी बढ़ाना, किसी के स्कोप को बढ़ाना, है ना, किसी के दायरे को बढ़ाना। तो मैंने लिखा है स्कोप या इंटेंसिटी को बताने के लिए ये यूज होता है। और ये टू वाट एक्सटेंट का रिप्लाई होता है। अगर सेंटेंस में आप टू वाट एक्सटेंट लगाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एडवर्ब डिग्री है। और ऐसी भी बात पूरी तरह से पकड़ में नहीं आएगी, बात पकड़ में अब आएगी जब मैं एक सेंटेंस लिखूंगा। मैंने लिखा वन शुड वर्क हार्डली टू बिकम रिच। अगर हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो रहा है प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट, शुड आपको पता है, शुड आपको पता है मोडाल है, सजेशन देने के लिए यूज होता है। मैं सजेशन दे रहा हूं वन को, मतलब किसी को भी, ठीक है। अब ये जो वर्क है ये मेन वर्ब है, बेस फॉर्म में लिखी है। हार्डली एडवर्ब ऑफ डिग्री है। और ये लगाया गया है इस मेन वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। टू बिकम, टू प्लस बी वन यानी कि इन्फिनेटिव लग गया, और ये चूंकि लिंकिंग वर्ब थी बिकम, तो इसके बाद ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन के आ गया। अब देखिए जो एडवर्ब डिग्री है किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के इंटेंसिटी, स्कोप या डिग्री को बताने के लिए, डिग्री को इंप्रूव करने के लिए लगाए जाते हैं। और ये जिसके लिए लगाए जाते हैं उससे पहले लिखे जाते हैं। अगर आपको ये वर्ब, आप ये वर्ब के लिए लगा रहे हैं तो वर्ब से पहले लिखो, एडजेक्टिव के लिए लगा रहे हैं तो उस एडजेक्टिव से पहले लिखो, अगर आप एडवर्ब के लिए लगा रहे हैं तो उस एडवर्ब से पहले लिखो। मतलब एडवर्ब डिग्री जिसको भी मॉडिफाई करते हैं उससे पहले लिखे जाते हैं। हमने कहाँ लिख रखा है, हमने लिख रखा है बाद में। तो यहां तो सिंटैक्टिकली गलत हो गया, सिंटैक्स के हिसाब से, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से इसकी पोजीशन गलत हो गई, क्योंकि एडवर्ब डिग्री अगर इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आया था तो इससे पहले लिखा जाना था। मतलब सेंटेंस को ऐसे लिखा जाना था, वन शुड हार्डली वर्क टू बिकम रिच। ठीक है, क्योंकि एडवर्ब डिग्री है वो जिसको ही मॉडिफाई करने के लिए आएगा उससे पहले लगाया जाएगा। अब ये हो गई हमारी मेन वर्ब, और इसके लिए हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री हार्डली। क्या अब ये सेंटेंस सही हो गया? वन शुड, पूरा लिखा नहीं मैंने, वन शुड हार्डली वर्क टू बिकम रिच। क्या अब ये सेंटेंस हो गया? अब ये सेंटेंस सही हो गया? ये अभी भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हार्डली का मीनिंग है ऑलमोस्ट नॉट। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? वन शुड ऑलमोस्ट नॉट वर्क टू बिकम रिच। अब तो ये मीनिंगफुल्ली गलत हो गया।
देखिए सेंटेंस यहां पर गलत था सिंटैक्स की वजह से, क्योंकि हार्डली एक एडवर्ब डिग्री था, वो जिसको मॉडिफाई करने के लिए आएगा उससे पहले लिखा जाएगा, हमने पहले लिखा, तो अब ये सिमेंटिकली गलत हो गया। जब मीनिंगफुल नहीं रहता सेंटेंस, मीनिंग उसका अपसेट हो जाता, हम कहते हैं सिमेंटिकली गलत हो गया। अब इस सिचुएशन में ये सिमेंटिकली गलत हो गया, इसका मीनिंग गलत हो गया। हम कहना क्या चाह रहे हैं, वन शुड नॉट वर्क टू बिकम रिच, उल्टी बात नहीं बोल दी हमने। तो यहां पर ये मीनिंगफुल नहीं है, यहां पर भी ये सिमेंटिकली गलत हो गया। हाँ, अगर हार्डली को मैं किसी और सेंटेंस में, किसी और कंटेक्स्ट में यूज करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको, शी हार्डली लिसन्स टू हर पेरेंट्स। यहां पर सही है, शी हार्डली एडवर्ब डिग्री हो गया, लिसन हो गई मेन वर्ब, एस फॉर्म लगा दी इसके साथ, और एडवर्ब डिग्री इस मेन वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आ गया। टू प्रीपोजिशन लगता ही है लिसन के साथ, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ये नाउन फ्रेज। अब यहां पर हार्डली का मतलब है ऑलमोस्ट नॉट, यहां पर ये मीनिंगफुल है और ये सेंटेंस सही है, सी ऑलमोस्ट नॉट लिसन्स टू हर पेरेंट्स। ठीक है, तो ये हार्डली लगाया जाएगा उस वर्ड से पहले या उस वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब से पहले जिसको ये मॉडिफाई करने के लिए आया हो, लेकिन लगाने के बाद मीनिंग भी तो चेक करोगे आप, मीनिंगफुल भी तो रहना चाहिए सेंटेंस। अगर मीनिंगफुल नहीं है तो वो सिमेंटिकली गलत हो जाएगा, इसी वजह से उस पिछले सेंटेंस में ये यहाँ पर गलत हो गया। अच्छा, इतनी बात हो गई हार्डली के बारे में। ये अगर आप इस सेंटेंस को नोटिस करें, इस वाले सेंटेंस को अगर आप नोटिस करें, वन शुड, चलिए पूरा लिख ही देता हूं मैं, वन शुड हार्डली वर्क टू बिकम रिच, वन शुड हार्डली वर्क टू बिकम रिच, या इस सेंटेंस को वन शुड वर्क हार्डली टू बिकम रिच। यहां पर ये गलत हो रहा था सिंटैक्स की वजह से और यहां पर ये गलत हो रहा है सिमेंटिक्स की वजह से। सिंटैक्स हमने सही कर दिया, फिर भी हम सेंटेंस को मीनिंगफुल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ये एक्चुअली में हो इसलिए रहा है क्योंकि हम हार्डली के द्वारा हम एक दूसरे एडवर्ब हार्ड के सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए मैंने क्या कहा, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम हार्डली के द्वारा एक दूसरे एडवर्ब हार्ड के मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, इस तरह से मैं एक और एडवर्ब आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, हार्ड। देखिए, जो हार्ड वर्ड है ये भी एडवर्ब मैनर होता है, ये एक्चुअली में एडवर्ब मैनर है। हार्डली आपका एडवर्ब डिग्री है, हार्डवर्ब मैनर है, ये है एडवर्ब मैनर हार्ड। इसका मतलब होता है विद अ लॉट ऑफ फिजिकल और मेंटल एफर्ट, या यू कह लीजिए विद डिफिकल्टी, ठीक है। अब जो आपका पुराना वाला सेंटेंस है, वन शुड वर्क हार्ड टू बिकम रिच, यहां इसको लगा के देखिए, सेंटेंस बिल्कुल सही है। और सही इसलिए है क्योंकि हार्ड का मतलब है विद अ लॉट ऑफ फिजिकल और मेंटल एफर्ट, विद डिफिकल्टी, तो वो यहां मीनिंगफुल्ली भी है और सिंटैक्टिकली भी सही है। वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में वो शब्दों के अरेंजमेंट के हिसाब से भी सही रखा है, क्योंकि हार्ड है एक एडवर्ब मैनर, और एडवर्ब मैनर जिस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आते हैं उसके बाद लगाए जाते हैं। एक्चुअली में एडवर्ब मैनर वर्ब के मैनर या ढंग को बताने के लिए लगाए जाते हैं। जब भी कोई एक्शन किया जाता है या कोई भी एक्शन होता है तो उस एक्शन को करने का या उस एक्शन के होने का एक ढंग होता है, एक मैनर होता है। उस ढंग को, उस मैनर को बताने के लिए एडवर्ब मैनर लिखे जाते हैं, और ये एडवर्ब मैनर उस वर्ड के, उस वर्ब के बाद लिखे जाते हैं। तो ये आपकी मेन वर्ब हो गई और इसके बाद आ जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहां पर ये सिंटैक्टिकली भी सही है और मीनिंगफुल भी है। वन शुड वर्क विद अ लॉट ऑफ फिजिकल और मेंटल एफर्ट टू बिकम रिच, या वन शुड वर्क विद डिफिकल्टी टू बिकम रिच। तो यहां पर यह हो गया आपके सेंटेंस से रिलेटेड, कि यहां पर जो आपका सेंटेंस दिया हुआ था, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली, नहीं, हम यहां पर ऑलमोस्ट नॉट का मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर हार्ड का मीनिंग कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए,
मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, चूंकि अब हमने दोनों ही एडवर्ब के बारे में बात कर ली है, दोनों एडवर्ब का क्या मीनिंग है, दोनों एडवर्ब की क्या पोजीशन होनी चाहिए। एडवर्ब डिग्री इंटेंसिटी या स्कोप को बताने के लिए लगाए जाते हैं और वो उस वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, और वो जिस वर्ड को मॉडिफाई करते हैं उस वर्ड से पहले लिखे जाते हैं। और एडवर्ब मैनर वर्ब के मैनर को बताने के लिए लगाए जाते हैं और वो वर्ब के बाद आते हैं। अब जब हमने इसके मीनिंग और पोजीशन पे बात कर ली है, हार्ड के मीनिंग को हम समझ गए क्या है, हार्डली के मीनिंग को हम समझ गए क्या है, तो हमारे लिए ये समझना अब आसान होगा जो मैं ये बताने वाला हूं। देखिए, अगर आप हार्डली को थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, 1 2 3 ये ऐसा कोई बंदिश नहीं है। आप अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिख दें, ओल्ड हैबिट्स हार्डली डाई, सेंटेंस एकदम सही हो गया। आप क्या कह रहे हो, हार्डली का मतलब क्या है, हार्डली का मतलब है ऑलमोस्ट नॉट, ओल्ड हैबिट्स ऑलमोस्ट नॉट डाई। बिल्कुल सेंटेंस मीनिंगफुल है और सिंटैक्टिकली भी सही है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब डिग्री को आपने उस वर्ब से पहले लगा रखा है, जिस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आया है उस वर्ड से पहले लगा हुआ है एडवर्ब डिग्री हार्डली, जिस वर्ड को वो मॉडिफाई कर रहा है। और मीनिंग भी सही है, ऑलमोस्ट नॉट डाई, यानी कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आपके पास तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको तो इनमें से कोई एक ही ठीक करना पड़ेगा। तो आपको ये आज़ादी नहीं है कि आप हार्डली को डाई से पहले लिख सको, फिर तो आपको इसी सेंटेंस में करेक्शन करना है। तो अब आपको इस हार्डली को हटा के यहाँ पर हार्ड लिखना पड़ेगा, और हार्ड हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, और जिस वर्ब के मैनर को बताने के लिए आया है उस वर्ब के बाद लिखा गया है। सिंटैक्टिकली भी सही है और मीनिंगफुल भी है। हार्ड का मतलब क्या है, विद डिफिकल्टी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ओल्ड हैबिट्स डाई विद डिफिकल्टी, कि लॉट ऑफ फिजिकल और मेंटल एफर्ट लगाने पड़ते हैं ओल्ड हैबिट्स को खत्म करने के लिए। तो सिंटैक्टिकली भी सही हो गया, सिमेंटिकली भी सही हो गया, अगर आप हार्डली की जगह आप हार्ड को प्रीफर करते हैं। ये हो गई आपके इस सेंटेंस की, इस करेक्शन के रिलेवेंट बातें। अगर आप और जानना चाहते हैं, और बिल्कुल आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये 2 ऐसे एडवर्ब हैं बार बार एग्जामिनर कंफ्यूज करता रहता है और आपको कई तरह के सिचुएशंस में ये मिल जाएंगे। क्लोज टेस्ट में बहुत देता है, हार्डली को भी लिख देगा, हार्ड को भी लिख देगा। आपके सामने मॉक टेस्ट आते होंगे और आपने नोटिस किया होगा कि ये दोनों एडवर्ब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं इन पर इतना टाइम दे रहा हूँ आपको। क्लोज टेस्ट में ये आ जाते हैं, हार्डली भी दे देगा, एक ऑप्शन में हार्ड भी दे देगा। तो कहाँ पर कौन सा लगाना चाहिए, और ये हार्डली और हार्ड के बारे में मैंने बता दिया। लेकिन एक चीज़, एक दो बातें और हैं जो मैं आपको इनके बारे में बता देना चाहता हूँ, ताकि अगर किसी और कंटेक्स्ट में, किसी और सिचुएशन में भी ये दोनों एडवर्ब आपके सामने आ जाए तो आप अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट कर सकें, उनका मीनिंग जानकर, उनका फंक्शन समझकर। देखिए, हार्डली के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एडवर्ब डिग्री है, वर्ब की, एडजेक्टिव की या एडवर्ब की इंटेंसिटी, स्कोप या डिग्री को इंप्रूव करने के लिए लगाया जाएगा, और जिसके लिए लगाया जाएगा उससे पहले लिखा जाएगा। हार्ड के बारे में मैंने बता दिया कि हार्ड एक एडवर्ब मैनर है, वर्ब के मैनर या ढंग को बताने के लिए लगाया जाता है और वर्ब के बाद लिखा जाएगा। मीनिंग आपके दोनों को मैंने समझा दिए। लेकिन ये जो वर्ड है ना हार्ड, ये एडजेक्टिव भी हो जाता है। एडवर्ब मैनर होता है वो तो सही है, तब उसका मतलब होता है विद ए लॉट ऑफ फिजिकल और मेंटल एफर्ट, या विद डिफिकल्टी, आपने किसी काम को किया विद डिफिकल्टी। लेकिन ये जो हार्ड वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव भी हो जाता है, और जब ये एडजेक्टिव हो जाता है तो इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू बेंड, कट और ब्रेक। कॉमा लगाना चाहिए, बैंड, कट और ब्रेक। कोई चीज, किसी चीज को मोड़ना, उसको कट करना है, उसको तोड़ना डिफिकल्ट हो तो उसको भी हम हार्ड कह देते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख दूंगा हार्ड रॉड, कोई लोहे की या किसी भी चीज की रोड है, उसको मुड़ नहीं रही है तो आप क्या कह दोगे, उसको हार्ड रोड कह दोगे। हार्ड सरफेस भी कह देते हो आप, हार्ड सरफेस। ये क्या है, सरफेस नाउन हो गया, हार्ड हो गया एडजेक्टिव इसके लिए। तो हार्ड अब यहां पर एडजेक्टिव के फंक्शन में है, मीनिंग भी उसका थोड़ा सा चेंज हो गया।
वहां भी जो मैंने पिछले एग्जाम्पल्स आपको बताए, हार्ड वहां पर एडवर्ब मैनर है, लेकिन हार्ड वर्ड एडजेक्टिव भी हो जाता है और ये मीनिंग निकल के आता है। और जब वो एडजेक्टिव होगा तो किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज होगा और उस नाउन से पहले लगा होगा। एक मीनिंग इसका ये भी हो जाता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डू और एक्सपीरियंस। कोई चीज अगर समझने में डिफिकल्ट है तो उसको भी आप हार्ड कह देते हो ना, यार ये बड़ा हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चंस लिख दिया मैंने, लो क्वेश्चंस नाउन हो गया, हार्ड यहां पर एडजेक्टिव हो गया। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत सारे शब्दों के साथ होता है कि उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, फंक्शन चेंज हो जाता है, वर्ड रहेगा सेम लेकिन किसी और मीनिंग में, किसी और फंक्शन में वो चला जाएगा। और जब उनका फंक्शन चेंज हो जाएगा तो उनका पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाएगा। पिछले एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिए हार्ड से रिलेटेड, वहां पर उसका फंक्शन है वर्ब के मैनर को बताना, इसलिए उसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब और उसको कहा जाता है एडवर्ब मैनर। और ये उसका मीनिंग है और इस तरह से वो सेंटेंस में यूज होगा। जिस वर्ब के मैनर को बताने के लिए आएगा उसके बाद में लिखा जाएगा। लेकिन यहां पर ये जो हार्ड वर्ड है, यहां इसका फंक्शन चेंज हो गया। यहां इसका फंक्शन है किसी नाउन को मॉडिफाई करना, और नाउन को मॉडिफाई करने वाले किसी भी वर्ड, फ्रेज, क्लोज को कहा जाता है एडजेक्टिव। तो अकॉर्डिंगली हार्ड का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया और सेंटेंसेस में या फ्रेजेस में ये इस तरह से यूज होगा, हार्ड क्वेश्चंस, हार्ड सरफेस, हार्ड रोड। अब देखिए मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, वर्क हार्ड, और एक तरफ मैंने लिखा हार्ड वर्क। दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कहां पर हार्ड एडजेक्टिव है और कहां पर एडवर्ब, या दोनों में एडजेक्टिव है या दोनों में एडवर्ब। क्या बताया मैंने, हार्ड जब एडवर्ब होगा तो मैनर को बताएगा, और मैनर को बताएगा किसके, वर्ब के। एक्चुअली में जब कोई भी एक्शन होता है या किया जाता है तो उसमें एक ढंग होता है, एक मैनर होता है, उस ढंग को, उस मैनर को बताने के लिए एडवर्ब मैनर लिखे जाते हैं। तो ये जो हार्ड है ये एक एडवर्ब मैनर हो रहा है, और ये है एक सेंटेंस लिखा हुआ। किस तरह का सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। वर्क, देखिए वर्क के बारे में मैं आपको बता देता हूं, वर्क जो वर्ड है वो वर्ब भी हो जाती है और नाउन भी हो जाता है, और ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। रन, रन का आपको पता है, दौड़ना, रन का मतलब दौड़ना। हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहा हूं मैं, आपको 7वीं 8वीं के कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं दोबारा से। रन का मतलब होता है दौड़ना, आपको पता है वो एक वर्ब है, एक एक्टिविटी है, एक एक्शन है, इंट्रांजिटिव नेचर का है। लेकिन विराट कोहली ने आज 150 रन बनाए, तो 150 रन क्या है, ये आप एक्शन को बता रहे हैं? नहीं, ये 2 विकेटों के बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का, उस प्रोसेस का नाम है। कोई यहां से यहां तक दौड़ता है तो उस 1 रन हो जाता है, उस एक्टिविटी का नाम है। तो यहां पर तो अब ये नाउन हो गया। ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे जो कि वर्ब भी हो जाते हैं और नाउन भी हो जाते हैं। उसी प्रकार का है एक वर्क। अब ये यहां पर वर्ब हो गया और इंपरेटिव सेंटेंस है, मेन वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस इंपरेटिव नेचर के होते हैं। अब चूंकि इसके बाद कुछ और इसलिए नहीं आया क्योंकि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो उसके बाद आना नहीं था, मतलब कोई नाउन प्रोनाउन लिखा नहीं जाना था। हार्ड हमने लगा दिया एडवर्ब मैनर, उसके मैनर को बताने के लिए। ऐसे में ये भी लिख सकता हूं, प्ले हार्ड। हार्ड मैंने लगा दिया एडवर्ब मैनर को, एडवर्ब मैनर बनाकर इसके वर्ब के मैनर को बताने के लिए। प्ले विद अ लॉट ऑफ फिजिकल और मेंटल एफर्ट, वर्क विद अ लॉट ऑफ फिजिकल और मेंटल एफर्ट, या फिर वर्क विद डिफिकल्टी या प्ले विद डिफिकल्टी, इस तरह का मीनिंग आ रहा है। दोनों के दोनों ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अरे आप लिखते हो ना, ओपन द डोर लिखते हो आप, ओपन द डोर जब लिखते हो आप तो ये डोर क्या है, द डोर क्या है, ये द डोर नाउन फ्रेज है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो रहा है ये। तो द डोर आप तब लिख पाए क्योंकि आपकी वर्ब ट्रांजिटिव थी। लेकिन अगर वर्ब इंट्रांजिटिव नेचर की हो तो आप बिना ऑब्जेक्ट के भी उसको लिख सकते हो। यहां पर इसको लिख देता हूं, आपके काम आएगा।
ठीक है, तो ये हो गए इंपरेटिव सेंटेंस और हार्ड हो गया यहाँ पर एडवर्ब मैनर। लेकिन अब देखो हार्ड अगर इससे पहले लिखा है तो इट मीन्स इसको नाउन होना चाहिए, एडवर्ब मैनर होता तो बाद में लिखा जाता वैसे करके। हार्ड अगर इससे पहले लिखा है और ये नाउन लिखा है तब तो इसको एडजेक्टिव कंसीडर किया जाना चाहिए, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आ रहा है, इसका फंक्शन चेंज हो गया, नाउन मॉडिफायर की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो अब हार्ड को कहा जाना चाहिए एडजेक्टिव। हार्ड वर्क एक नाउन फ्रेज हो गई और वो एक सेंटेंस हो गया। ये हो गया हार्ड के ऊपर बातें। अब ये देखिए जो आपका हार्डली है इसमें भी कुछ और है मेरे पास बताने के लिए, और जो आपके बहुत काम आएगा। ये जो हार्डली वर्ड है इस पर हम बात कर चुके हैं, एडवर्ब डिग्री है, किस तरह से यूज होगा, किस तरह के मीनिंग में, और जिसको मॉडिफाई करेगा उससे पहले लिखा जाएगा, इस पर हम बात कर चुके हैं। लेकिन हार्डली से मिलकर कुछ फ्रेजेस भी बनती हैं, जो फ्रेजेज आपको बार बार परेशान करेंगी। वो कभी क्लोज टेस्ट में आ जाएंगी, कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 4 ऑप्शन में से किसी एक को लगा कर रख देगा। ये बार बार परेशान करने वाले वर्ड हैं, बार बार आने वाली फ्रेजेज हैं। जैसे एक फ्रेजेज बन जाती है हार्डली से मिलकर बनती है हार्डली एवर। अब देखो इसका ऑपरेशन कर दूं मैं आपके सामने। ये जो एवर है ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को बताने के लिए लगाए जाते हैं। एडवर्ब कई प्रकार के होते हैं, एडवर्ब मैनर, एडवर्ब डिग्री, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब टाइम, एडवर्ब रीजन, रिलेटिव एडवर्ब। तो एडवर्ब कई प्रकार के होते हैं। ये जो एवर है ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, ये वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को बताने के लिए लगाई जाती है। एवर, नेवर, सेल्डम, ऑफन, ऑलवेज, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, परमानेंटली, रेगुलरली, ये सारे के सारे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हैं और वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को बताने के लिए इन्हें लगाया जाता है। मैं इस पर 10th चैप्टर में डिटेल में बात कर चुका हूं, आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो समझ पाएंगे। फिलहाल आप इतना समझिए, एवर हो गया एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, और ये जो हार्डली है ये तो एडवर्ब डिग्री है। और एडवर्ब डिग्री देखिए, एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब के लिए भी आ सकते हैं। एडवर्ब का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, तीनों को मॉडिफाई कर सकते हैं वो। तो ये एडवर्ब डिग्री ने इस एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई कर दिया इस पूरी फ्रेज में, हार्डली एवर में। और सिंटैक्टिकली तो ये सही हो गया भाई, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आ सकता है, आ गया। अब इसका जो मीनिंग है वो है ऑलमोस्ट नॉट। तो आप कह क्या रहे हो? ऑलमोस्ट नॉट एवर। और ये जो नॉट एवर है ना, इसका मतलब हो जाता है नेवर। तो आप कह क्या रहे हो? ऑलमोस्ट नेवर। और ये जो ऑलमोस्ट नेवर है ना, यही है सेल्डम का मीनिंग। सेल्डम को अगर डिक्शनरी पर डालकर देखोगे तो उसका मीनिंग लिखा हुआ आता है ऑलमोस्ट नेवर। तो हार्डली एवर का और सेल्डम का सेम मीनिंग है। सेल्डम आपको पता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को बताने के लिए यूज होता है। फ्रीक्वेंट नेचर से मतलब है बार बार होने वाला नेचर, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। तो जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होता है वो बारंबारता दिखाते हैं वर्ब की कि वर्ब फ्रीक्वेंट नेचर की है, बार बार हो रही है। तो सेल्डम का अगर आप सेल्डम को डिक्शनरी पर डालकर देखते हो तो ऑलमोस्ट नेवर लिख के आता है। तो हार्डली एवर सेल्डम के मीनिंग को कन्वे करता है। यहां पर मैं लिख दूं हार्डली एवर का मतलब होता है सेल्डम। सेल्डम खुद एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, तो ये भी पूरा का पूरा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी ही तो लिखा है आपके सामने। अरे क्या बताया मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले? अगर ये फ्रेज है तो इसको एडवर्ब फ्रीक्वेंसी फ्रेज कहना चाहिए या एडवर्ब डिग्री फ्रेज कहना चाहिए? हमें देखना पड़ेगा इस फ्रेज का मेन वर्ड क्या है। मेन वर्ड है इसका एवर। हार्डली तो एवर को मॉडिफाई करने के लिए आया है, ना कि एवर हार्डली को मॉडिफाई करने के लिए। तो जो दूसरों को मॉडिफाई करने के लिए आया है वो तो मेन वर्ड होगा नहीं। मेन वर्ड तो ये है और मेन वर्ड है हमारा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, और ये इसको मॉडिफाई करने के लिए लग गया। तो जो मेन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा, जो मेन वर्ड का फंक्शन रहेगा, वही पूरी फ्रेज का फंक्शन रहेगा, पूरी फ्रेज का पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा। तो हार्डली एवर सेल्डम के मीनिंग को कन्वे करता है या ऑलमोस्ट नेवर के मीनिंग को कन्वे करता है। और ये भी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, ये भी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। ये एक फ्रेज हो गई आपकी। दूसरी मैं समझा देता हूं। एक आपके सामने लिखा रहेगा हार्डली एनी, ये बहुत लिख के आता है। अब देखो ये जो
एनी है ना, ये डिटर्मिनर है, और ये है आपके पास एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब ये जो डिटर्मिनर होते हैं ना, इनका जो काम होता है वो एडजेक्टिव के सिमिलर होता है, एडजेक्टिव के मोसेरे भाई मानता हूं मैंने। हालांकि मैं डिटर्मिनर को कभी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव को कभी डिटर्मिनर नहीं कहता, मैं कहता हूं दोनों ही डिफरेंट है, क्योंकि दोनों का ही फंक्शन सिमिलर तो है, लेकिन इनमें डिफरेंशिएट करना भी जरूरी है, इनमें काफ़ी डिफरेंसेस भी हैं। एडजेक्टिव दूसरे तरीके की इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन के बारे में, दूसरे तरीके से नाउन को मॉडिफाई करते हैं, और डिटर्मिनर भी नाउन के मॉडिफायर कहे जा सकते हैं, लेकिन ये दूसरी तरह की इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं नाउन में। तो दोनों के ही डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, लेकिन हाँ, इनका बहुत हद तक फंक्शन सेम होता है, और इस दृष्टि से सेम होता है कि ये दोनों ही नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज होते हैं। एडजेक्टिव भी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज होते हैं, और डिटर्मिनर भी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। तो एनी है आपका डिटर्मिनर। एडजेक्टिव इसे कहा नहीं जा सकता, एडजेक्टिव के सिमिलर फंक्शन में होते हैं डिटर्मिनर, ठीक है। तो अगर ये डिटर्मिनर है तो ये एडवर्ब डिग्री इसको मॉडिफाई करने के लिए आ गया। क्या मतलब है इसका? ऑलमोस्ट नॉट या ऑलमोस्ट नो, ठीक है, नो। मतलब क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं ऑलमोस्ट नॉट एनी, और ये जो नॉट एनी है ना, इसका मतलब होता है नो। नो को अगर डिक्शनरी पे डालकर देखोगे तो नॉट एनी लिखा हुआ आएगा, नॉट एनी को अगर डिक्शनरी पे डालकर देखोगे तो नो लिखा हुआ आएगा। तो कंक्लूसिवली मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ऑलमोस्ट नो। और चूंकि ये नो है, ये नो भी डिटर्मिनर है, या फिर ये एडजेक्टिव कह दिया जाता है, तो ये जो पूरी की पूरी फ्रेज हो गई, ये क्या हो गई? ये एक डिटर्मिनर फ्रेज हो गई, ये एक डिटर्मिनर फ्रेज हो गई। और चूंकि डिटर्मिनर फ्रेज हो गई तो नाउन से पहले लिखी जाएगी, और ऑब्वियसली डिटर्मिनर फ्रेज हो रही थी भाई, मेन वर्ड तो डिटर्मिनर ही है ना इसका, ये हार्डली तो इसको मॉडिफाई करने के लिए आया है। तो जो मेन वर्ड का फंक्शन है, जो मेन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच है, वही पूरी फ्रेज का फंक्शन और पार्ट ऑफ स्पीच रहना है। तो हार्डली एनी का मतलब हो गया हार्डली एनी का मतलब हो गया ऑलमोस्ट नो, है ना। और ये क्या है? ये डिटर्मिनर फ्रेज है, और डिटर्मिनर फ्रेज है तो किसी नाउन से पहले लिखी मिलेगी आपको। ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, हार्डली एनी वन। अब देखियो, ये वन तो हो गया नाउन और एनी हो गया डिटर्मिनर इसके लिए, और हार्डली लग गया आपका वही फिर से एडवर्ब डिग्री, और इसके लिए लग गया, क्या है इसका मतलब? ऑलमोस्ट नॉट या ऑलमोस्ट नो। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ऑलमोस्ट नॉट एनी वन। नॉट एनी का मतलब क्या है? नो। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ऑलमोस्ट नो वन। ये है हार्डली एनी वन का मतलब। हार्डली एनी वन का मतलब है ऑलमोस्ट नो वन। अब देखो, ये एक्चुअली में वन नाउन नहीं प्रोनाउन की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये जो पूरी फ्रेज है, ये पूरी की पूरी फ्रेज प्रोनाउन फ्रेज है, क्योंकि ये एनी इसके लिए लगा हुआ है, प्रोनाउन के लिए, इसको क्या कहेंगे? प्रोनाउन। और हार्डली एनी डिटर्मिनर हो गया, हार्डली एनी डिटर्मिनर हो गया, अभी तो बताया मैंने, ये प्रोनाउन हो गया। तो पूरी की पूरी फ्रेज हो गई प्रोनाउन, और इसका मीनिंग हो गया ऑलमोस्ट नो वन। कौन कौन सी फ्रेजेस कर ली हमने देख लेता हूं एक बार। एनी वन हो गया, एनी हो गया, एवर हो गया, ठीक है। जैसे एनी वन लिखा हुआ है ऐसे वो ये भी लिख देते हैं, हार्डली एनीथिंग, हार्डली एनीथिंग। अब एनीथिंग देखिए प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, और ये हार्डली यहां पर डिटर्मिनर की तरह यूज होगा। देखिए, अभी तक मैं इसको एडवर्ब डिग्री बता रहा था, अब मुझे इसको प्रोनाउन ही कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर एडवर्ब होता तो क्या किसी प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल हो जाता? ये बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होगी बात, और कई ग्रामरियंस मुझसे लड़ेंगे भी, कई मुझे समझाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि मैंने एक बात जानी है, एक बात समझी है इंग्लिश को पढ़ते समझते समय,
कि किसी भी वर्ड का फंक्शन उसका पार्ट ऑफ स्पीच तय करता है, ना आप तय करते हैं, ना मैं तय करता हूं, ना ग्रामेरियंस तय करते हैं। उस वर्ड का फंक्शन निर्धारित करता है कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, और ये बात यूनिवर्सली ट्रू है। तो अगर मैं इसको एनीथिंग को प्रोनाउन की तरह ले रहा हूं और उससे पहले मैंने हार्डली लगाया हुआ है, तो मैं इसको ऑलमोस्ट नो के मीनिंग में, चूंकि नो डिटर्मिनर है और ऑलमोस्ट इसको मॉडिफाई करने के लिए आ गया, तो ये पूरी डिटर्मिनर फ्रेज है ऑलमोस्ट नो। हालांकि ये ऑलमोस्ट नॉट के मीनिंग को भी कन्वे कर देता है। नॉट यहां पर एडवर्ब है और ऑलमोस्ट इसको मॉडिफाई करने के लिए आ गया। तो अब मैं इसको ऑलमोस्ट नो के मीनिंग में कन्वे करूंगा और हार्डली को अब मैं डिटर्मिनर ही मानूंगा क्योंकि यहां पर प्रोनाउन लगा है। अब मैं इसको एडवर्ब डिग्री मान नहीं सकता। हाँ, लेकिन इसका फंक्शन थोड़ा सा चेंज हुआ, पार्ट ऑफ स्पीच थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन मीनिंग इसका अभी भी सिमिलर है। हार्ड ऑलमोस्ट नो के मीनिंग में है। ऑलमोस्ट नोट की बजाय ऑलमोस्ट नो का मीनिंग कन्वे कर रहा है। ऑलमोस्ट नो एनीथिंग का मतलब क्या हो गया? ये क्या कह रहा हूं मैं? ऑलमोस्ट नो एनीथिंग। देखिए, मैं जानता हूं मेरी वीडियोस लंबी हो जाती हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से सोचेंगे कि मैंने 2 घंटे लिए आपके और 2 घंटे में केवल और केवल 5 सेंटेंस बताए, तो आप अभी भी मेरे पॉइंट को समझ नहीं रहे हैं। 5 सेंटेंस मैंने आपको जरूर बताए, लेकिन 5 सेंटेंस के माध्यम से मैंने 100 चीज़ें आपको ऐसी बता दी जो आपको 100 अलग अलग सेंटेंसेस में हेल्प करेंगी। तो आप केवल 5 सेंटेंस के लिए यहाँ आए थे, लेकिन आप यहाँ से 100 ऐसी चीज़ें लेके गए, 100 ऐसे कॉन्सेप्ट लेके गए जो आपको 100 अलग अलग सेंटेंसेस में हेल्प करेंगी। तो आपने 5 सेंटेंस नहीं बल्कि 100 सेंटेंस किए। आप ऐसे समझिए बात को। क्या कह रहा हूं मैं? हार्डली का मतलब ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट नो एनीथिंग। अब ये नो एनीथिंग का मतलब क्या है? नथिंग ही तो है। डिक्शनरी में डाल के देखोगे तो ऐसे ही मिलते हैं। नथिंग को अगर डाल के देखोगे ना डिक्शनरी में, तो नथिंग की जगह लिखा हुआ मिलेगा नो एनीथिंग या नोट एनीथिंग। नोट एनीथिंग ज़्यादा लिखते हैं वो, लेकिन नो एनीथिंग भी मिलेगा। नो एनीथिंग एक्चुअली में सही नहीं लगता है इसके साथ लगा हुआ, क्योंकि ये प्रोनाउन है और ये डिटर्मिनर है। नोट एनीथिंग भी लिख देते हैं और नो एनीथिंग भी लिख देते हैं। तो ऑलमोस्ट नथिंग, हार्डली एनीथिंग का मतलब क्या हो जाता है? ऑलमोस्ट नथिंग। और ये भी एक प्रोनाउन फ्रेज है, पूरी का पूरा ये प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट भी बन जाएगा, ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा, कंप्लीमेंट भी बन जाएगा। ये हो गया हार्डली से बनने वाली फ्रेजेस, जो मोस्ट है, जो इंपॉर्टेंट है। 1-2 छूट भी गई होंगी, आगे सेंटेंसेस आएंगे उनसे रिलेवेंट, तो उन पर बात करेंगे, लेकिन ये मुख्य है जो आपको बार बार मिलेंगी, बार बार परेशान करेंगी। देखिए, इसके अलावा हार्डली एक और इंपॉर्टेंट मीनिंग को कन्वे करता है जो स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में परेशान करता है। इन सब अंडरस्टैंडिंग्स के अलावा जो हमने भी सीखा है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन या मीनिंग हार्डली कन्वे करता है जो बार बार स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेस करनी पड़ती है सिचुएशन। वो ये है कि ये जो हार्डली है जस्ट बिफोर के मीनिंग को कन्वे कर देता है। अब ये जस्ट बिफोर के मीनिंग को कन्वे कर रहा है, तो अब मैं इसको एडवर्ब डिग्री कह सकता हूं क्या? या यूं कह दूं कि जस्ट बिफोर के मीनिंग को कन्वे कर देता है, मीनिंग को कन्वे कर देता है। अब मैं इसको, अब देखिए, जस्ट बिफोर के मीनिंग को जब ये कन्वे कर रहा है, तो बिफोर तो टाइम के लिए लगाते हैं हम, और जस्ट इसके लिए, यानी कि अगर ये बिफोर के मीनिंग को कन्वे कर रहा है तो फिर ये टाइम रिलीवेंट फंक्शन में आ गया। अगर टाइम रिलीवेंट फंक्शन में आ गया तो क्या मैं अभी भी इसको एडवर्ब डिग्री कहूंगा? आई डोंट थिंक सो। अब तो मुझे इसको एडवर्ब टाइम ही कहना पड़ेगा। ये बात भी हजम नहीं होगी, डाइजेस्ट नहीं होगी, लेकिन सोचने वाली बात है। हार्डली जब मैं कह रहा हूं और मैं भी सेंटेंस लिखूंगा और आपको ऐसे सैकड़ों सेंटेंस मिलेंगे, हार्डली अगर जस्ट बिफोर के मीनिंग को कन्वे कर सकता है मतलब वो टाइम रिलीवेंट फंक्शन में आ गया। और अगर वो टाइम रिलीवेंट फंक्शन में आ गया तो उसका जो फंक्शन है वो एडवर्ब टाइम के सिमिलर हो गया। हालांकि कहीं किसी डिक्शनरी में आपको हार्डली के नीचे एडवर्ब टाइम लिखा हुआ नहीं मिलेगा। किसी डिक्शनरी में कहीं पे गूगल पे आपको हार्डली के नीचे एडवर्ब टाइम लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि उसका जो फंक्शन है यहां पर एडवर्ब टाइम के सिमिलर हो जाता है। अब ये क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से होती है, इसको एक्सप्लोर करेंगे, अभी करते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी हैड
हार्डली फिनिश्ड द ब्रेकफास्ट when the doorbell rang। देखिए जो when क्लोज लगाई गई है ये टाइम को रिफर करने के लिए लगाई गई है, पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम को रिफर किया जा रहा है, क्योंकि रैंग लगी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इट मींस पास्ट के किसी पॉइंट को रिफर किया जा रहा है व्हेन क्लोज के द्वारा, और इसको कहा जाता है टाइम क्लोज। अब ये जो हार्डली लगा है यहां पर, जिसको मॉडिफाई करने के लिए आया, लगा उससे पहले है, लेकिन ये यहां पर ऑलमोस्ट नॉट का मीनिंग नहीं दे रहा है, ये यहां पर मीनिंग दे रहा है जस्ट बिफोर का, जस्ट बिफोर इट मतलब ये वैन वाला एक्शन, मतलब जब ये वाला एक्शन हुआ उससे जस्ट बिफोर ही उसने ब्रेकफास्ट फिनिश किया। यहां पर हार्डली इस मीनिंग को कन्वे कर रहा है, और यहां पर हार्डली स्कार्सली के सिमिलर मीनिंग में है। इस सिचुएशन में आप स्कार्सली भी लिख सकते हो तो भी सही रहेगा सेंटेंस, और आपके सामने लिखे हुए आते होंगे कि अगर इस तरह की स्ट्रक्चर हो तो आप हार्डली और स्कार्सली को इस मीनिंग में कन्वे करें। सी हैड हार्डली फिनिश ब्रेकफास्ट, ये टी है यहां पर, एच नहीं समझे आप। देखिए ये जस्ट बिफोर एक्शन हुआ है, ये जब एक्शन हुआ, जब डोरबेल बजी तो उससे जस्ट बिफोर ये एक्शन हुआ है, इसीलिए हम इसको परफेक्ट स्टेट में बनाते हैं, वो जस्ट कंप्लीशन दिखाने के लिए कि जैसे ये एक्शन हुआ उससे जस्ट बिफोर पहले ये एक्शन हुआ, तो जो पहले हो गया वो कंप्लीट हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा तो हम इसको परफेक्ट स्टेट में बनाते हैं। तो यहां पर हार्डली की जगह स्कार्सली भी लिखा जा सकता था, जस्ट बिफोर के मीनिंग को कन्वे करता है। अब इसको एडवर्ब डिग्री मानना सही होगा या एडवर्ब टाइम? एडवर्ब टाइम के सिमिलर मीनिंग को कन्वे कर रहा है, लेकिन फंक्शन अभी भी एडवर्ब डिग्री की तरह कर रहा है। आप ये सोचिए, आप ये किस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये वर्ड कि एडवर्ब डिग्री की तरह फंक्शन कर रहा है, क्योंकि एडवर्ब टाइम होता तो वर्ब के बाद लिखा जाता। एडवर्ब भैया, एडवर्ब को लिखने की एक पोजीशन होती है, एडवर्ब टाइम अगर होता तो वर्ब के बाद लिखा जाता, फिनिश के बाद लिखा जाता। एडवर्ब टाइम आपको वर्ब के बाद लिखे मिलते हैं, एडवर्ब मैनर और एडवर्ब प्लेस और एडवर्ब टाइम तीनों के तीनों वर्ब के बाद लिखे आते हैं, लेकिन मीनिंग कन्वे कर रहा है एडवर्ब टाइम के सिमिलर, फंक्शन कर रहा है एडवर्ब डिग्री की तरह, क्योंकि वर्ब से पहले लिखा है। ठीक है, तो अब मैं इसको एडवर्ब टाइम भी नहीं कह सकता और एडवर्ब डिग्री भी नहीं मान सकता, लेकिन है तो एडवर्ब ही। एक्चुअली में एडवर्ब डिग्री ही हो रहा है यहां पर, बस ये इस मीनिंग को कन्वे कर देता है। स्ट्रक्चर हमने ऐसी बना देते हैं जो एडवर्ब टाइम के मीनिंग को कन्वे करने लगती है, लेकिन कहा इसको यहां पर भी एडवर्ब डिग्री ही जाएगा, इसको एडवर्ब डिग्री ही कंसीडर करना पड़ेगा, एडवर्ब डिग्री के फंक्शन में ही है, लेकिन मीनिंग ऐसा कन्वे कर रहा है जो कि एडवर्ब टाइम के सिमिलर है बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर। इसको इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी लिख देते हैं ग्रामेरियंस, वो ये कह देते हैं कि जो हार्डली है ये नेगेटिव एडवर्बियल है, ऑलमोस्ट नॉट का मीनिंग इसमें छिपा रहता है। तो हार्डली को वो अगर शुरू में लिख देते हैं, हार्डली से सेंटेंस अगर वो शुरू कर दे तो वो कहते हैं सेंटेंस को इन्वर्जन फॉर्म में लिखो, यानी कि स्ट्रक्चर को उल्टा लिख दो, ऐसे लिखो हार्डली हैड, ये हैड है हमारा, हार्डली हैड शी फिनिश्ड breakfast when the doorbell rang। ठीक है, अगर हार्डली से या हार्डली की जगह स्कार्सली भी हो सकता था, हार्डली से या स्कार्सली से सेंटेंस शुरू हो जाए या किसी दूसरे नेगेटिव एडवर्बियल से सेंटेंस स्टार्ट हो जाए तो हम इन्वर्टेड फॉर्म में लिख देते हैं, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर लिखते हैं। हैड हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये इतनी बातें ध्यान रखनी जरूरी है। देखिए 1 घंटे से मैं एक ही सेंटेंस को समझा रहा हूं, लेकिन आपके मैंने 100 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दिए होंगे, 100 नहीं तो 10 तो कर ही दिए होंगे, है ना। हार्डली से और हार्ड से रिलेटेड 10 कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए होंगे, तो आपने एक नहीं 10 सेंटेंस किए हैं, ऐसे सोच के चलिए। 166 हो गया।
आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 आवर्स। ये तो बहुत आसान सेंटेंस है, बहुत स्टूडेंट्स इसको आसानी से कर लेंगे, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसा है बताने के लिए जो मैं बता सकता हूँ जो मज़ेदार है, सुनने लायक है। ज़रा ध्यान से सुनिए। आपके सामने आई लिखा है प्रोनाउन। मैं आपको कह चुका हूँ कि प्रोनाउन सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की भूमिका में हो सकते हैं, या ऑब्जेक्ट की भूमिका में हो सकते हैं, या फिर वो कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट वो तब होंगे जब उनसे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी हो। लगी है क्या? नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट होने की संभावना को खत्म कर दो। ऑब्जेक्ट वो तब होंगे जब उनसे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लगी हो। लगा है क्या कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन? नहीं, तो ऑब्जेक्ट होने की संभावना को खत्म कर दो। तो निश्चित तौर पर ही आई अब एक सब्जेक्ट है। हैव लगा है इसके साथ, बिल्कुल ठीक। हैव के साथ बीन, यानी कि हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। मतलब हम परफेक्ट स्टेट में ले जाना चाहते हैं वर्ब को, यानी कि हम परफेक्ट स्टेट को या परफेक्शन के मीनिंग को या कंप्लीशन के मीनिंग को कन्वे करना चाहते हैं। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए। कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके साथ बी को यूज किया जाता है। बी की कोई भी फॉर्म यूज हो सकती है। इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग भी यूज हो सकती है। तो ये जो बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये स्ट्रक्चर लिखी जाती है कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए, और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो नीचे लिखी गई है परफेक्ट स्टेट को कन्वे करने के लिए, परफेक्शन के मीनिंग को कन्वे करने के लिए। इस प्रकार से हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस को एक साथ एक्सप्रेस करने की, परफेक्ट कंटिन्यूअस के मीनिंग को एक साथ कन्वे करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो स्टडीइंग है ये मेन वर्ब है। इन दोनों को ही कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब कहा जा सकता है। कहने को कुछ भी कह लो, सेंटेंस की स्ट्रक्चर समझ में आनी चाहिए। स्टडीइंग मेन वर्ब है। अब ये जो मेन वर्ब है ये एक्शन नेचर की वर्ब है और इनट्रांजिटिवली यूज हो रही है। ट्रांजिटिव भी ये हो सकती है, इनट्रांजिटिव भी हो सकती है। ऐसी बहुत सारी वर्ब होती हैं जो ट्रांजिटिवली भी यूज हो जाए, इनट्रांजिटिवली भी यूज हो जाए। ठीक है, यहां पर ये इनट्रांजिटिवली यूज हो रही है, मतलब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ। कोई बात नहीं, ये कोई एरर नहीं है। आगे देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है सिंस। अभी जो सिंस है ना, ये प्रीपोजिशन भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है। प्रीपोजिशन जब ये होता है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए यूज होता है। पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, टाइम के किसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ टाइम कह दूं मैं, या पॉइंट इन टाइम कह दूं, पॉइंट के किसी टाइम को बताने के लिए यूज होता है। पॉइंट के किसी स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए ये यूज होता है। सिंस का मतलब होता है, सिंस का मतलब अगर आप लिखने की कोशिश करें, सिंस को आप डिक्शनरी पर या गूगल पर डालेंगे तो ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा। सिंस का मतलब होता है फ्रॉम a particular point in time of the past until a later time or until now। समझिए जरा क्या लिखा मैंने। सिंस को सिंस के प्रीपोजिशन वाले फंक्शन में मीनिंग को अगर आप चेक करेंगे तो लिखा हुआ आएगा फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम ऑफ द पास्ट अंटिल ए लेटर टाइम और अंटिल नाउ। मतलब पास्ट के किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट से लेकर बाद वाले किसी पॉइंट तक या अंटिल नाउ तक। जरा टाइम लाइन पर चलते हैं, टाइम लाइन पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यह है हमारी टाइम लाइन। जैसे नंबर लाइन होती है वैसे ही हमने टाइम लाइन बना रखी है टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये वो वाला पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमने इस सेंटेंस को कहा, और इस पॉइंट को हम कहते हैं रिपोर्ट टाइम, क्योंकि इस टाइम हमने सेंटेंस को रिपोर्ट किया तो ये हो गया हमारा रिपोर्ट टाइम। बाय डिफॉल्ट केवल यही पॉइंट प्रेजेंट का पॉइंट होता है। जिस टाइम पर हम सेंटेंस को कहते हैं वही पॉइंट प्रेजेंट का टाइम होता है। उससे 1 सेकंड पहले पास्ट, उसके 1 सेकंड बाद फ्यूचर। 1 सेकंड पहले पास्ट, इसके इस पॉइंट से 1 सेकंड पहले पास्ट और सारा पीछे को पास्ट ही है, और इस पॉइंट के 1 सेकंड बाद भी फ्यूचर और सारा आगे को फ्यूचर ही है। केवल यही पॉइंट एक प्रेजेंट का टाइम है और इसे ही हम कहते हैं नाउ। तो सिंस रिप्रेजेंट करता है पास्ट में किसी स्पेसिफिक पॉइंट को, और उस पॉइंट से लेकर यहां बाद वाले किसी समय तक,
या फिर until now तक, ठीक है। और सिंस के साथ लिखा क्या जाएगा, सिंस के साथ लिखा जाता है पॉइंट, फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। लेकिन यहां पर क्या लिख रखा है आपने, यहां पर लिख रखी है एक ड्यूरेशन। इसको ना जरा लेकर यहां आ जाओ, 2 मिनट के लिए यहां आ जाओ बस। देखिए जो टाइम है, टाइम को मेंशन करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। टाइम को मेंशन किया जा सकता है 2 तरीके से। एक तो ड्यूरेशन में बताकर मेंशन किया जा सकता है, यानी कि आप बता सकते हैं 5 आवर्स, 2 डेज, 10 ईयर्स, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, ड्यूरेशन है। पॉइंट बताया जा सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट का मतलब जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके, ठीक है, टाइम लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम या पॉइंट इन टाइम कैसे बताया जा सकता है, जैसे आप लिख दोगे 5 PM, तो 5 PM का मतलब क्या हो गया, 5:00 तो ये तो एक पॉइंट ही हुआ ना। आप लिख दोगे 15 अगस्त 1947, तो इसको भी टाइम लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर ये आपकी टाइमलाइन है, ये वो पॉइंट है जब आप रिपोर्ट कर रहे हो सेंटेंस को, यानी कि ये प्रेजेंट का पॉइंट है, तो 15 अगस्त 1947 यहाँ कहीं होगा, या 14 अगस्त 1947 होगा, या 16 अगस्त 1947 होगा। तो उन टाइम्स को जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके उनको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ड्यूरेशन को अगर नंबर लाइन पर या टाइम लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो किसी एक पॉइंट के द्वारा नहीं दिखा सकते, क्योंकि ड्यूरेशन एक इंटरवल को कहा जाता है। 2 पॉइंट्स के बीच का जो इंटरवल है, जो टाइम इंटरवल है, उसको ड्यूरेशन कहा जाता है। तो इस ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए लगाया जाता है 4। ड्यूरेशन के साथ लिखा हुआ आएगा 4 5 आवर्स, 4 2 डेज, 4 10 ईयर्स। पॉइंट इन टाइम को रिफर करने के लिए सिंस लगाया जाता है। इनका मीनिंग ही ऐसा है। देखिए, प्रीपोजिशन का, कंजंक्शन का, या किसी भी वर्ड का एक मीनिंग होता है, एक फंक्शन होता है। उस मीनिंग के, उस फंक्शन के आधार पर ही वो लगाए जाते हैं। 4 प्रीपोजिशन का मीनिंग ही ऐसा है, तो इसमें मैं क्या करूं। सिंस प्रीपोजिशन का मीनिंग और फंक्शन ही ऐसा है, तो मैं क्या करूं, बस मैंने तो उन्हें समझना है और इस्तेमाल करना है। तो सिंस लगाया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, 4 लगाया जाता है ड्यूरेशन के साथ। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो वापस चल लेते हैं जरा सेंटेंस पर अपने। अब इसी से रिलेवेंट बातें करेंगे, ठीक है। तो ये सिंस लगाया जाना चाहिए था पॉइंट के साथ, यहां पर लिखी हुई है ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन को चेंज करोगे या सिंस को चेंज करोगे, किसी एक को भी कर लो, गलती तो खैर यही आएगी। लेकिन ड्यूरेशन को सही है, क्योंकि ड्यूरेशन एक स्पेसिफिक वैल्यू है, एक स्पेसिफिक चीज है ना। लिखी गई है एक नाउन फ्रेज 4 आवर्स, तो यहां पर सिंस की जगह 4 लगाया जाना चाहिए, 4 आवर्स आ जाना चाहिए। अब देखिए, आप एक चीज और समझिए, इसको मैं दोबारा बना लूंगा टाइमलाइन को। मेरा ये वाला पॉइंट और समझिए आप। ये आपकी टाइमलाइन है, और मान लेते हैं, घड़ी नहीं है मेरे पास, लेकिन मान लेते हैं कि है, और मेरी घड़ी में 6:00 हो रहे हैं, और इतने मिनट पर मैंने ये सेंटेंस किसी से कहा, यानी कि ठीक 6 बजे ये सेंटेंस मैंने किसी से कहा। तो 6 बजे चूंकि कहा, तो 6 बजे हो गया मेरा रिपोर्ट टाइम। ये हो गया मेरा रिपोर्ट टाइम। बाय डिफॉल्ट जिस टाइम पे मैं सेंटेंस को कहता हूं, यही टाइम प्रेजेंट का होता है। केवल यही एक पॉइंट प्रेजेंट का है। 5:59 जो था वो पास्ट का था। स्ट्रिक्ट की डेफिनेशन के साथ, स्ट्रिक्टली अगर टाइम की डेफिनेशन के साथ रहे हम, तो हमें पता चलेगा कि 5:59 जो था वो पास्ट था, और 1 सेकंड बाद भी फ्यूचर ही है। हालांकि नियर फ्यूचर या नियर पास्ट कहा जा सकता है, या ऑलमोस्ट फ्यूचर या ऑलमोस्ट पास्ट कहा जा सकता है, लेकिन है तो फ्यूचर ही। टाइम की डेफिनेशन, टाइम के कॉन्सेप्ट के साथ स्ट्रिक्ट रहे तो ऐसा ही है। और हम स्मॉलेस्ट यूनिट मान रहे हैं सेकंड को। सेकंड को हमने स्मॉलेस्ट यूनिट माना हुआ है टाइम की,
है ना, ये मैथमेटिशियन ने किया हुआ है, साइंटिस्ट ने, फिलोसफर्स ने किया हुआ है। तो 6:00 पर मैंने इस सेंटेंस को कन्वे किया, बोला। अब 6 बजे मैं क्या कह रहा हूं, 4 आवर्स। 6 बजे अगर मैं कह रहा हूं 4 आवर्स, यानी कि 4 आवर्स से एक्टिविटी चल रही है। भाई पार्शियल कंप्लीशन को दिखाया जाता है, पार्शियल कंप्लीशन प्लस गोइंग ऑननेस को दिखाने के लिए। भाई हमने यहां पर क्या दिखाया, परफेक्ट स्टेट दिखाई कंप्लीशन दिखाने के लिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिखाई गोइंग ऑननेस दिखाने के लिए। अगर हम प्रेजेंट में प्रेजेंट के टेंस के साथ कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, अगर हम प्रेजेंट के टेंस के साथ कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये एक्टिविटी प्रेजेंट में गोइंग ऑन है, यानी कि जिस समय हमने बोला उस समय ये एक्टिविटी चल रही है। अगर हम प्रेजेंट के साथ परफेक्ट स्टेट को कन्वे कर रहे हैं, परफेक्ट स्टेट का यूज कर रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि प्रेजेंट में कुछ कंप्लीशन भी हुआ है इस एक्शन का। तो एक्शन पूरी तरह तो कंप्लीट हुआ नहीं है क्योंकि एक्शन अभी भी चल रहा है। अगर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता तो फिर तो परफेक्ट स्टेट लगाते, लेकिन एक्शन अभी भी प्रेजेंट पर गोइंग ऑन है, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा रखी है प्रेजेंट में कंटिन्यूटी एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन हम एक कंप्लीशन भी दिखा रहे हैं, तो कंप्लीशन है किस चीज का, वो कंप्लीशन है इस ड्यूरेशन का। ये इस ड्यूरेशन का कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमने परफेक्ट स्टेट लगा रखी है। और अगर 6 बजे हम कह रहे हैं कि 4 घंटे का कंप्लीशन इसमें आ गया, तो 4 घंटे का कंप्लीशन मतलब यहां यानी कि 2:00 पर ये स्टार्ट हुआ होगा, तभी तो हम कह सकते हैं कि 4 घंटे का कंप्लीशन इसमें आ गया। अगर हम 6 बजे कह रहे हैं कि 4 घंटे से ये एक्टिविटी चल रही है या 4 घंटे का इसमें कंप्लीशन आ गया, तो हम किस पॉइंट को रिफर कर रहे हैं, या हम क्या कह रहे हैं कि 2 बजे शुरू होगा। तो देखिए मेरे कहने का मतलब यह है कि आप 4 लगाएं या सिंस लगाएं, आप सेम टाइम को ही रिफर कर रहे हैं। अगर आपने 6 बजे खड़े होकर या 6 बजे के पॉइंट पर खड़े होकर यह कहा कि 4 घंटे से एक्टिविटी चल रही है, 4 घंटे से ये एक्टिविटी गोइंग ऑन है, तब आप अंडरस्टूडली इनहेरेंट वे में 2 बजे के टाइम को ही रिफर कर रहे हैं। और अगर आप सिंस के साथ 2 AM लिख देते या 2 PM लिख देते, तब आप ये कहते, अगर आप 6 बजे के पॉइंट पर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि 2 बजे से एक्टिविटी चल रही है, तो 2 से 6 तक 4 घंटे का ड्यूरेशन हो गया, तो भी आप 4 घंटे के ड्यूरेशन को रिफर कर रहे हैं। तो आप सिंस से लिखें या 4 से लिखें, बस लिखने का तरीका है, क्योंकि प्रीपोजिशंस का मीनिंग ऐसा है, लेकिन आप सेम टाइम को ही रिफर कर रहे हैं। अगर आप 6 बजे के पॉइंट पर खड़े होकर कहते हैं कि 4 घंटे से एक्टिविटी चल रही है, तो आप अंडरस्टूडली इनहेरेंट वे में 2 बजे के टाइम को रिफर कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं 6 बजे खड़े होकर कि 2 बजे के टाइम से ये एक्टिविटी चल रही है, तो आप अंडरस्टूडली इनहेरेंटली 4 घंटे के ड्यूरेशन को रिफर कर रहे हैं। तो आप सेम ही टाइम को रिफर कर रहे हैं, बस आपके कहने का तरीका अलग है, ठीक है, मेंशन करने का तरीका बदल जाता है। और ये इसको कहा जाता है पार्शियल कंप्लीशन, क्योंकि एक्शन पूरी तरह तो कंप्लीट हुआ नहीं। पूरी तरह कंप्लीट हो जाता तो फिर तो कंटिन्यूटी दिखाई नहीं पाते, इसी पॉइंट पर परफेक्ट स्टेट कंप्लीशन दिखाना पड़ता। हम कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं प्रेजेंट पर, तो एक्शन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, एक्शन अभी गोइंग ऑन है, इस पॉइंट पर कंप्लीट नहीं होगा। चाहे एक सेकंड बाद कंप्लीट हो जाए, चाहे 2 सेकंड बाद कंप्लीट हो जाए, चाहे 10 महीने बाद कंप्लीट हो, इस पॉइंट पर गोइंग ऑन है, अभी और चलेगा। लेकिन ये जो कंप्लीशन हुआ है, ये इस ड्यूरेशन का कंप्लीशन हुआ है। ये हो गया आपका 167, सिंस की जगह 4 हो जाएगा। 168 पर बात कर लेते हैं। इफ ही हैड वॉक्ड फास्ट इनफ ही विल गेट द बस। देखिए ये जो आपके सामने लिखा हुआ है एक कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस के बारे में मैं आपको बता देता हूं, चलिए सेंटेंस के द्वारा ही बताते हैं। देखिए जो इफ लगा हुआ है ये प्रीपोजिशन लगा हुआ है, सॉरी एक पॉज ले लेते हैं, कुछ भी बोल रहा हूं, ठीक है। ये देखिए ये जो इफ लगा हुआ है ये यहाँ पर कंजंक्शन लगा हुआ है, और जब इफ कंजंक्शन होता है तो दो तरह के मुख्यतः 2 तरह के मीनिंग में वो यूज होता है। एक तो वो क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज हो जाता है, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो आप इफ या वेदर को लगा देते हो क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए या रिपोर्टेड क्वेश्चंस को लिखने के लिए, है ना। तो इफ एक तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका पहला जो फंक्शन है, पहला जो यूसेज है वो क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करना है, क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज हो जाता है।
यहां पर मैंने लिख दिया। देखिए ऐसे लिखता हूं मैं, मेरी बातें सुनो। क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए इतनी बात लिख दी, अपना आप समझ जाओ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब हम बनाते हैं तो इफ के द्वारा हम, ये क्या किया मैंने, सही हो गया। तो क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इफ का यूज कर लेते हैं। दूसरा इसका जो फंक्शन है, दूसरा जो इसका यूसेज है वो है, ये कंडीशनल्स में यूज हो जाता है। कंडीशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए इफ के द्वारा हम कंडीशंस को लिखते हैं, ठीक है। यानी कि जो इफ के द्वारा हमने जो क्लोज लिखी हुई है वो एक कंडीशन है। ये रही आपकी कंडीशन, और चूंकि ये कंडीशन है तो इस कंडीशन पे डिपेंडेंट जो दूसरी क्लोज होगी वो होगा रिजल्ट। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो वो रिजल्ट भी आ जाएगा, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो एक जो दूसरी क्लोज यहां पर लिखी हुई है ये है इसका रिजल्ट। इफ ही हैड वॉक्ड फास्ट इनफ ही विल गेट द बस। तो इफ ही हैड वॉक्ड फास्ट इनफ ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती तो ये रिजल्ट भी आ जाता, ठीक है। अब ये जो कंडीशनल आपके सामने लिखा हुआ है इनको कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं, जिनमें कंडीशंस लिखी होती हैं। एक क्लोज कंडीशन होती है और दूसरी क्लोज जो लिखी होती है मेन वाली वो उसका रिजल्ट होती है। अब देखिए दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की जरूरत थी, जो हमने इफ लगा दिया, और इफ ने एक कंडीशनल क्लोज को या एक क्लोज को कंडीशन बनाकर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब वो कंडीशन लगी क्या है, ही हो गया प्रोनाउन, हैड वॉट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट में ले गया कंडीशन को। अब पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है, पास्ट में कंप्लीशन। पास्ट में मतलब कंडीशन को ऐसा बनाया हुआ है जिसका पास्ट में कंप्लीशन एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो पास्ट में अगर कंप्लीट हो गई होगी, अगर ये चीज पास्ट में कंप्लीट हो गई होगी तो फिर इसको कंडीशन ही क्यों कह रहे हैं। एक्चुअली में कंडीशन ये जो लगाई गई है ये पास्ट में ऐसा हुआ नहीं होगा, वो इमेजिन कर रहा है कि पास्ट में अगर ये कंप्लीट हो जाता तो, पास्ट में अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती तो, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन होती है। अब इस इमेजिनरी सिचुएशन को देखिए, इसको कहा जाता है क्लोज्ड कंडीशन, क्लोज्ड कंडीशनल इसको बोला जाता है। और क्लोज्ड कंडीशनल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो चीज इमेजिन की जा रही है वो पास्ट के बारे में की जा रही है। अब पास्ट में जो चीज हो गई उसमें तो बदलाव आ नहीं सकता। अगर वो कह रहा है इफ ही हैड वॉक्ड फास्ट इनफ, तो ये तो उसकी इमेजिनरी कंडीशन है कि पास्ट में अगर वो इमेजिन कर रहा है कि पास्ट में अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हुआ थोड़ी ना होगा। भाई अगर इमेजिन कर रहा है तो हुआ तो इसके विपरीत होगा। वो फास्ट इनफ नहीं वॉक किया होगा उसने, धीरे धीरे वॉक किया होगा उसने। अगर ऐसा हो जाता पास्ट में तो ये हो जाता। तो इमेजिन किया जा रहा है पास्ट की एक सिचुएशन को कि अगर पास्ट में ये कंडीशन हो जाती, ये कंडीशन फुलफिल हो जाती पास्ट में तो ये हो जाता। लेकिन अब इसमें कोई बदलाव तो आ नहीं सकता, पास्ट की बात हो गई, इसीलिए इसको क्लोज कहा जाता है। तो पास्ट में अगर ऐसा हो जाता, इमेजिन किया जा रहा है कि पास्ट में ऐसा हो जाता। अब उस इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर विल नहीं वुड लगाया जाता है। वुड लगाया जाता है इमेजिनेशन के लिए, और वुड के साथ हैव लगाया जाता है इसके परफेक्शन को बताने के लिए। पास्ट में अगर ये कंडीशन या ये एक्टिविटी फुलफिल हो जाती, कंप्लीट हो जाती, पास्ट में अगर ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती तो ये वाली एक्टिविटी भी कंप्लीट हो जाती जो इस पर डिपेंडेंट थी, ये कहा जा रहा है। तो इसके कंप्लीशन को इमेजिन किया जा रहा है और इसी के कंप्लीशन पे डिपेंडेंट था ये वाला कंप्लीशन। हालांकि वुड लगा दिया हमने इमेजिनेशन के लिए, लेकिन वुड हैव भी हमें लगाना पड़ेगा, और जब हैव लगा दिया तो हमें यहाँ पर गॉट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी पूरी स्ट्रक्चर आपको मैं समझा देता हूँ। ये प्रोनाउन हो गया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। वॉक एक इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई नाउन प्रोनाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फास्ट इनफ है, फास्ट हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, और इनफ हो गया इसके लिए एडवर्ब ऑफ डिग्री। इनफ पर अभी बात कर लेंगे, इससे मैं 2-3 एग्जाम्पल करा दूंगा। लेकिन आप इस सेंटेंस का सार इतना समझिए कि ये जो कंडीशन है ये पास्ट की किसी सिचुएशन के बारे में है, और इमेजिन किया जा रहा है कि पास्ट में ऐसा हो जाता तो,
पास्ट में ऐसा हो जाता, पास्ट में ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती, पास्ट में एक एक्टिविटी के कंप्लीशन को इमेजिन किया जा रहा है, तो इस इमेजिनेशन को शो करने के लिए हमने वुड लगा दिया, और चूंकि पास्ट में ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती तो ये भी कंप्लीट हो जाता, उसको बस मिलने का भी कंप्लीशन हो जाता। तो इस इमेजिनेशन को भी यहाँ पर ये जो रिजल्ट आपने लिखा है इसको भी कंप्लीशन में दिखाना पड़ता है, ठीक है, इसलिए हम वुड हैव गोट द बस कर देते हैं। अब देखिए जो इनफ है ना, इनफ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये बार बार आपको परेशान करेगा। ये जो इनफ वर्ड है ये एडवर्ब भी है, ये डिटर्मिनर भी हो जाएगा, ये प्रोनाउन भी हो जाता है। एडवर्ब है तो देखिए आपके सामने लगा ही है, चूंकि फास्ट एक एडवर्ब मैनर है, मैनर को बताने के लिए लगाया गया है। फास्ट क्यों लगाया गया है? फास्ट लगाया गया है इस वर्ब के मैनर को बताने के लिए, वर्ब के मैनर को बताने के लिए लगाया गया है, तो इस वजह से एडवर्ब मैनर है। और इनफ लगाया गया है इस वर्ब, इस एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, तो ये एक एडवर्ब डिग्री है। तो इनफ एडवर्ब डिग्री जब भी होगा, इनफ जब भी एडवर्ब बनेगा वो उस एडवर्ब के बाद ही लगाया जाएगा। जैसे एक सेंटेंस में लिख देता हूं, शी इज नॉट रिच इनफ टू बाई अ कार। रिच क्या है? एडजेक्टिव है, और इनफ क्यों लगा है? इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए, एडवर्ब ऑफ डिग्री की तरह, है ना, उसके स्कोप को या डिग्री को इंप्रूव करने के लिए, बताने के लिए कि। और इनफ का मीनिंग क्या होता है? इनफ का मीनिंग होता है एज मच एज रिक्वायर्ड या नीडेड, है ना, एज मच एज नीडेड या एज मच एज रिक्वायर्ड या एज मच एज इज नेसेसरी। तो इनफ जब भी एडवर्ब होगा वो बाद में ही लगा मिलेगा, किसके? एडजेक्टिव के या एडवर्ब के। यहां पर ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आया था तो एडजेक्टिव के बाद में लगा है, यहां पर ये एडवर्ब को मॉडिफाई करने आया था तो एडवर्ब के बाद लगा है। यानी कि जब भी ये इनफ एडवर्ब होगा तो जिसको मॉडिफाई करेगा उसके बाद ही लग रहा होगा। इसका मीनिंग और फंक्शन ऐसा ही होता है। लेकिन आप जरा ये सेंटेंस देखिए, मैंने ये सेंटेंस लिखा यहां पर, आई डोंट हैव इनफ मनी फॉर माई फ्यूचर। अब देखिए मनी क्या है? नाउन है, और इनफ इस नाउन के लिए आया है। अब नाउन के लिए आया है तो या तो डिटर्मिनर होगा या एडजेक्टिव। अब इसको डिटर्मिनर मानना ज़्यादा सही रहता है क्योंकि ये अमाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो इसको डिटर्मिनर कहा जाता है। आई डोंट हैव इनफ मनी फॉर माई फ्यूचर, नाउन से पहले लिखा है तो क्या हो गया? डिटर्मिनर हो गया। लेकिन एक सेंटेंस में ऐसे भी लिख दूं, इनफ इज इनफ, ये लिखा हुआ देखा होगा आपने या पढ़ा होगा या कई बार फेस किया होगा। यहाँ पर इनफ क्या है? इनफ यहाँ पर प्रोनाउन है, ये भी एक प्रोनाउन ही है, बस फर्क ये है कि ये वाला जो प्रोनाउन है इनफ, ये सब्जेक्ट हो रहा है, और ये वाला जो प्रोनाउन है ये कॉम्प्लीमेंट हो रहा है इस लिंकिंग वर्ब के साथ लिखा हुआ। और ये स्टेटमेंट इनफ इज इनफ लिखा जाता है किसी को स्टॉप करने के लिए। कोई एक्टिविटी चल रही है तो तुम कह दो इनफ इज इनफ, अब रुक दो, अब रुक जाओ, अब बंद कर दो इसको, इनफ इज इनफ, है ना। इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं। ये हो गया इनफ के मीनिंग और फंक्शन के बारे में। कहीं आए तो अकॉर्डिंगली आप इसको ट्रीट कर चलेंगे। वापस सेंटेंस पर आते हैं, ठीक है। तो गलती थी यहां पर, विल की जगह वुड हैव गोट हो जाएगा। वन 169, ये कॉमा नहीं है, यहां पर पॉइंट होना चाहिए था, पावर पॉइंट ने गलती कर दी। ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड नॉट डू दैट वर्क बिकॉज इट इज नॉट टू हिज टेस्ट। देखिए गलती तो आपको सबको पता लग गई होगी, इसमें पढ़ते ही समझ में आ जाती है गलती, लेकिन हमारा काम है इसका सिंटैक्टिकल एनालिसिस। हमें समझना है ग्रामर की स्ट्रक्चर को, हमें इंप्रूव करना है अपनी लर्निंग को, हमें बनाना है अपने आप को बेस्ट, कि एग्जामिनर हमें घुमा ही ना पाए। हम घर बैठकर अपनी किताबों के साथ ही अपने दिमाग को इतना घुमा देंगे कि एग्जामिनर हमें घुमा ही नहीं पाएगा। ये है हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू कर लेते हैं।
ही आपके सामने पता है प्रोनाउन लगा है। मैं आपको बता चुका हूं या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट तब होगा जब इससे पहले लिंकिंग वर्ब लगी हो, जो कि नहीं लगी, तो ये कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं। ऑब्जेक्ट ये तब होगा जब इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लगी हो। इससे पहले ना तो ट्रांजिटिव वर्ब लगी है ना प्रीपोजिशन, तो ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है। फिर तो निश्चित तौर पर ही इसको सब्जेक्ट कहा जाना चाहिए। देखिए बार बार मैं इस लाइन को बोलता हूँ क्योंकि ये अप्रोच आपको इसी तरह से रखनी है। टोल्ड हो गई आपकी पास मेन वर्ब। अब ये जो मेन वर्ब है वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगी है। और मैं टोल्ड के बारे में बता दूं, ये डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। देखो मैं डायरेक्टली टोल्ड के ऊपर डाई ट्रांजिटिव लिखकर पहुंच गया, मतलब टोल्ड लिखते ही मेन वर्ब बता के मैंने डाई ट्रांजिटिव बता दी, क्योंकि मैं पिछले कई सेशन में इसको टोल्ड के बारे में बता चुका हूं, है ना। वैसे अगर मैं डिटेल में बताना चाहूँ तो लेक्चर और लंबा हो जाएगा, लेकिन चूंकि मैं पिछले सेशन में टोल्ड के बारे में खुलकर 6-7 बार बात कर चुका हूँ, अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ तो टोल्ड मेन वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब है, और एक्शन नेचर में भी ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, क्योंकि अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है क्योंकि अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, और ऑब्जेक्ट में भी दो ऑब्जेक्ट लेती है। दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से? होम का रिप्लाई भी लेगी, मतलब किसको बताया। व्हाट का रिप्लाई भी लेगी, मतलब क्या बताया, है ना। किसको बताया और क्या बताया के रिप्लाई में पूरी की पूरी डेट क्लोज लिखी है। आई बात समझ में? टोल्ड हिज फ्रेंड, तो हिज फ्रेंड क्या है? इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कोई पर्सन है, ये जो पर्सन होते हैं ये किसका रिप्लाई होते हैं? होम का रिप्लाई होते हैं। फ्रेंड हो गया नाउन और हिज हो गया डिटरमिनर। पूरी की पूरी नाउन फ्रेज हो गई टोल्ड का ऑब्जेक्ट। होम का रिप्लाई, होम मतलब किसको, है ना। तो ये नाउन फ्रेज किसको का, यानी कि होम का रिप्लाई होगी। अब देखो क्या बताया, क्या बताया मतलब व्हाट। ही टोल्ड हिज फ्रेंड व्हाट, दैट ही कुड नॉट डू दैट वर्क बिकॉज इट इज नॉट टू हिज टेस्ट। तो ये जो पूरी की पूरी क्लोज लिखी जाती है ये व्हाट का रिप्लाई होती है, और ये भी ऑब्जेक्ट ही होती है इस टोल्ड का। इस प्रकार से कहा जाता है कि टोल्ड अपने बाद दो ऑब्जेक्ट ले लेती है, इसीलिए इसको कहा जाता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिसकी ट्रांजिटिविटी का इफेक्ट दो ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होता है, अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया ये पूरी की पूरी क्लोज। अब ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी क्लोज ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं। प्रोनाउन का तो यहाँ पर स्कोप नहीं, प्रोनाउन तो उतने ही है सीमित जितने आपने याद कर रखे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? नाउन। तो इसको कहा जाना चाहिए नाउन क्लोज। इस पूरी क्लोज को कहा जाना चाहिए नाउन क्लोज। ठीक है, अब ये डैट लग गया कंजंक्शन। एक्चुअली में डैट कंजंक्शन लगाया जाता है किसी रिपोर्टेड स्पीच को लिखने के लिए। रिपोर्टेड स्पीच को लिखने के लिए, किसी नेसेसरी रिक्वायर्ड रिलीवेंट इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए। तो यहाँ पर ये रिपोर्टेड स्पीच तो है, तो इसको लिखने के लिए डैट कंजंक्शन लगाया जाता है। ये जितने भी कंजंक्शन होते हैं इनके स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं, स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में, स्पेसिफिक फंक्शन में ही ये यूज़ होते हैं। किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन और मीनिंग को कन्वे करने के लिए उसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंजंक्शन को लगाया जाता है। जैसे व्हेन को लगाया जाता है जब हम टाइम के रिलीवेंट फंक्शन को यूज़ करना चाह रहे हैं, टाइम को रिफ़र करना चाह रहे हैं। वेयर को लगाया जा सकता है जब हम प्लेस को रिफ़र करना चाह रहे हैं। वाई को लगाया जा सकता है जब हम रीज़न को रिफ़र करना चाह रहे हैं। इफ़ को लगाया जा सकता है कंडीशन की सिचुएशन में। उसी प्रकार से डैट कंजंक्शन को लगाया जाता है रिपोर्टेड स्पीच को लिखने के लिए या किसी रिलीवेंट नेसेसरी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर डैट किस लिए लगाया गया है? एक रिपोर्टेड स्पीच को लिखने के लिए डैट कंजंक्शन लगा दिया हमने। ही आ गया आपके पास प्रोनाउन, कुड हो गया आपका मोडाल, एबिलिटी या पॉसिबिलिटी बताने के लिए कुड आ जाता है। यहां पर ये एबिलिटी बता रहा है, चूंकि हमने टोल्ड यहां पर लिया है तो हमने इसको कैन को कुड कर दिया होगा। ये हमें इसमें इन्फ्लेक्शन लाना पड़ता है। हालांकि मोडाल टेंस को एक्सप्रेस करने की बजाय मूड या इंटेंशन को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये टोल्ड अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमने कैन का कुड किया होगा। कुड लग गया यहाँ पर मोडाल, नोट लग गया यहाँ पर एडवर्ब, डू यहाँ पर मेन वर्ब हो गई। अब देखिए जो नोट एडवर्ब है ये मेन वर्ब से पहले लिखा जाता है, डू यहाँ पर मेन वर्ब हो गई। अब ये जो मेन वर्ब है ये एक्शन नेचर की वर्ब है।
एक्शन नेचर में भी ये क्या है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। कहाँ लिखा है वो ऑब्जेक्ट, ये लिखा है वो ऑब्जेक्ट। क्या है वो ऑब्जेक्ट, वर्क नाउन हो गया, और डेट यहां पर डिटर्मिनर की तरह यूज हो रहा है, डेट वर्क, यानी ही कुड नॉट डू डेट वर्क। डू ट्रांजिटिव वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट हो गया ये पूरी की पूरी नाउन फ्रेज। अब एक और कंजंक्शन लगाया गया है। अब ये जो बिकॉज कंजंक्शन है ये बताया जाता है रीजन को बताने के लिए, यानी कि ये लगाया जाता है रीजन को रिफर करने के लिए, और रीजन भी एग्जैक्ट रीजन, किसी चीज का एग्जैक्ट रीजन बताने के लिए हम बिकॉज कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसका यही फंक्शन है, यही इसका मीनिंग है। ठीक है, बिकॉज कंजंक्शन लगा दिया हमने, ही कुड नॉट डू डैट वर्क क्लोज और इट इज नॉट टू हिज टेस्ट, इन दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए। डैट कंजंक्शन लगाया गया था उस क्लोज को और इस पूरी क्लोज को जोड़ने के लिए। बिकॉज कंजंक्शन लगाया गया है इस वाली क्लोज और इस वाली क्लोज को जोड़ने के लिए। ठीक है, बिकॉज कंजंक्शन लगा के हमने लिखा इट। इट एक प्रोनाउन है। अब ये जो प्रोनाउन होते हैं ये स्पेसिफिकली यूज होते हैं, जैसे ही यूज होता है किसी मेल पर्सन के लिए, सी यूज होता है किसी फीमेल पर्सन के लिए, दे होता है किसी प्लूरल मेल या फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकता है। उसी तरह से इट किसी थिंग्स को रिफर करने के लिए यूज हो सकता है ना, किसी सिचुएशन किसी इवेंट को रिफर करने के लिए यूज हो सकता है। इन्फेंट बेबीज को रिफर करने के लिए इट यूज हो जाता है। वेदर्स, सीजन्स, टाइम, इन सब चीज़ों को रिफर करने के लिए भी इट यूज हो जाता है। तो यहां पर इट यूज हो रहा है डैट ही कुड नॉट डू डैट वर्क। ठीक है, डैट वर्क को रिफर करने के लिए इट यहां पर यूज हो रहा है। आप देखेंगे, देखिए डैट वर्क तो एक थिंग की तरह लिया जा सकता है ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंग की तरह लिया जा सकता है, तो उसको रिफर करने के लिए यहां पर इट प्रोनाउन यूज कर लिया। इज यहां पर लगा हुआ है मेन वर्ब बनकर। हेल्पिंग वर्ब तो कोई है नहीं, तो मेन वर्ब तो कोई दूसरी है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब तो इसको मान नहीं सकते। अब ये खुद ही मेन वर्ब है, लिंकिंग नेचर की वर्ब हो रही होगी। नेट लग गया एड वर्ब, और टू हिज टेस्ट ये लगी है प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब देखो गलती यहां पर ये हो गई कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है ना, पूरी की पूरी जो क्लोज है, डैट ही कुड नॉट डू डैट वर्क बिकॉज इट इज नॉट टू हिज टेस्ट, ये जो पूरी की पूरी क्लोज है ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, या यूं कहिए कि ये डिपेंडेंट क्लोज है। अब ये डिपेंडेंट क्लोज है तो ये मेन क्लोज का जो टेंस रहेगा, मेन क्लोज की जो वर्ब रहेगी, जो उसका टेंस रहेगा, ये उस पर डिपेंड करेगी अपने टाइम के लिए, अपने टेंस के लिए। और देखो ऐसा होता क्यों है, अगर हम इस बात को लेकर टाइमलाइन पर चले, इस सेंटेंस को लेकर टाइमलाइन पर चले, बाय डिफॉल्ट ये रिपोर्ट टाइम है, ये आपका रिपोर्ट टाइम है। इस टाइम आपने सेंटेंस को बोला और केवल यही जो पॉइंट है ये प्रेजेंट का पॉइंट है। अब ये जो फिनोमिना है, जो मेन वर्ब है आपकी, क्या है, टोल्ड। टोल्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट वाला एक्शन पास्ट के किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर हुआ होगा। किस पॉइंट पर हुआ होगा वो हमें नहीं दिया, लेकिन हुआ होगा किसी पास्ट के पॉइंट पर ही। तो पास्ट तो मान लेते हैं कि पास्ट का ये पॉइंट होगा जब टोल्ड वाला एक्शन हुआ होगा। अब तो बताया क्या उसने, जब टोल्ड वाला एक्शन यहां हुआ तो जो भी स्पीच रिपोर्ट की गई वो भी इसी पॉइंट पर तो की गई। चूंकि टोल्ड वाला एक्शन यहां हुआ जब मेन वर्ब वाला जो मेन क्लोज है, मेन क्लोज की जो मेन वर्ब है वो पास्ट में है, तो उस पर डिपेंडेंट जो एक्शन है, उस पर डिपेंडेंट जो क्लोज है वो भी इसी पॉइंट पर हुई होगी, इसी पॉइंट पर ही उसने बताया होगा। तो इस वजह से ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती हैं ये डिपेंड हो जाती हैं उस मेन वर्ब के टेंस पर। मेन वर्ब का जो टेंस रहता है वे उसके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज को इसीलिए डिपेंडेंट क्लोज भी बोला जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करती हैं अपने मीनिंग, अपने एग्जिस्टेंस के लिए मेन क्लोज पर। तो यहां पर चूंकि वो पास्ट में है, और ये देखिए पास्ट में, टोल्ड पास्ट में लेके चला गया इस पूरी क्लोज को, तो इज ना होके यहां पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। इट वॉज नॉट टू हिज टेस्ट। टू हिज टेस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। मैं जानता हूं लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेकिन अब कोई चीज मेरे सामने आ जाती है तो मैं उसको इग्नोर नहीं कर पाता। आपकी अप्रोच ये हो सकती है कि चलो हमारा काम हो गया, एरर हमें पता लग गई, अब अगले सेंटेंस पे चलो।
लेकिन मेरी अप्रोच पता नहीं क्यों ऐसी है कि जब कोई चीज़, कोई वर्ड, कोई फ्रेज, कोई क्लोज या कुछ भी जीवन में कुछ भी मेरे सामने आ जाता है, मैं उसे इग्नोर नहीं कर पाता। देखिए जैसे मैं लिखता हूं टू समवन टेस्ट, इस फ्रेज का मतलब क्या है? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है टू माई टेस्ट, समवन की जगह माई लिख दिया। टू हर टेस्ट भी लिख सकते हैं आप, है ना। टू योर टेस्ट, टू दियर टेस्ट, कुछ भी लिख सकते हैं वो तो बनाकर समवन की जगह। इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू समवन्स प्रीफरेंस, अकॉर्डिंग टू समवन प्रीफरेंस। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख दूं दिस वाइन इज नॉट टू माई टेस्ट, ऐसे भी लिख सकता हूं, पॉजिटिव भी लिख सकता हूं दिस वाइन इज जस्ट टू माई टेस्ट। ठीक है, मतलब दिस वाइन इज जस्ट अकॉर्डिंग टू माई प्रीफरेंस। जस्ट यहां पर इसको एम्फेसाइज करने के लिए आ गया। ऐसे इससे मिलती जुलती फ्रेज और हो जाती है एक दो, ऐसे भी लिख सकते हैं आप टू समवन्स सेटिस्फैक्शन। समवन की जगह आप कुछ कोई और डिटर्मिनर लगा सकते हैं, माई, योर, भाई ये नाउन है ना तो यहाँ पर डिटर्मिनर लगा सकते हैं। टू माई सेटिस्फैक्शन, टू योर सेटिस्फैक्शन, तो इसका मतलब हो जाता है अकॉर्डिंग टू समवन्स प्लेजर, प्लेजर या सेटिस्फैक्शन ही लिख लो। फ्रेज हो जाती है, इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं। जैसे मैं यहां पर सेंटेंस लिखूं द वर्क वाज नॉट डन टू माई सेटिस्फैक्शन, है ना, मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से काम नहीं किया गया। द वर्क वाज नॉट डन टू माई सेटिस्फैक्शन, इस तरह से लिखा हुआ आ सकता है। इसी से मिलती जुलती एक और फ्रेज हो जाती है टू समवन्स वे ऑफ थिंकिंग। अब इसका क्या मतलब हो जाता है? वे ऑफ थिंकिंग का मतलब आप समझते ही हैं, ओपिनियन, है ना। वे ऑफ थिंकिंग का मतलब ओपिनियन, तो इसका मतलब हो जाता है अकॉर्डिंग टू समवन्स ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू समवन्स ओपिनियन। ये देखिए मैंने समवन्स को ऐसे लिख दिया, मैं टाइम तो वैसे ही कम रहता है, 5 सेंटेंस आप कहते हैं 5 सेंटेंस, मुझे तो पता नहीं मैं 5 सेंटेंस बता रहा हूँ या क्या बता रहा हूँ। मैं तो 5 सेंटेंस के माध्यम से आपको सैकड़ों कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। और कॉमन एरर आप प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्यों लगाते हैं? आप प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते हैं अपनी ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने के लिए, जो आपके एग्जाम से रिलीवेंट हो। तो हम वही चीज़ तो कर रहे हैं, हम 5 सेंटेंस हमने किए हैं वीडियो में, लेकिन 5 सेंटेंस के द्वारा हम सैकड़ों कॉन्सेप्ट सीख गए हैं। ये भी तो सोचिए आप, अकॉर्डिंग टू समवन्स ओपिनियन, ये समवन्स लिख दिया मैंने, ऐसे ही समझ लो, है ना। वे ऑफ थिंकिंग का मतलब ओपिनियन। अब देखो मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बताना चाहूँ इस फ्रेज का यूज़ कैसे होगा सेंटेंस में, तो मैं लिख सकता हूँ द अडल्ट्स are always wrong to their parents' way of thinking। ठीक है, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ द adults are always wrong to their parents' thinking, मतलब according to their parents' opinion। ठीक है, इस तरह से ये फ्रेजेज यूज हो जाती हैं, अगर कहीं पे आ जाए तो इनको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना। वापस चलते हैं हमारे डिस्कशंस पर। ये सेंटेंस हमने हो गया 169 हो गया, 170 पर चलते हैं, जो कि ये रहा आपके सामने। द वाइस चांसलर वांट्स ऑल वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप। वाइस चांसलर नाउन हो गया, द हो गया आर्टिकल, ये हो गई पूरी की पूरी नाउन फ्रेज,
नाउन फ्रेज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बन सकती है, ये तो सब्जेक्ट ही बनेगी। कॉम्प्लीमेंट बनता तब जब इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब होती, नहीं लिखी। ऑब्जेक्ट ये तब बन पाती जब इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लिखी होती, नहीं लिखी, फिर तो इसको सब्जेक्ट ही कंसीडर करना पड़ेगा। वांट्स हो गई यहाँ पर मेन वर्ब। अब जो मेन वर्ब है, चूंकि ये सिंगुलर था तो एस लग गया उसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कर रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। मेन वर्ब जो है वो एक्शन नेचर की वर्ब है, एक मेंटल एक्शन है, एक्शन नेचर की वर्ब है। तो ये कैसी है? ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। भाई जब वांट करोगे तो किसी चीज़ को ही तो वांट करोगे या किसी भी पर्सन को वांट करोगे, मतलब कुछ तो होगा, कुछ तो नाउन प्रोनाउन होगा जिसको वांट करोगे। तो वांट एक्शन नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव है, उसमें भी ट्रांजिटिव है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाना चाहिए। इनके मीनिंग डाल के देख लिया करो डिक्शनरी पर और 2-4 एग्जाम्पल पढ़ लो। 100, 200, 500, 1000 वर्ब्स हैं जो घुमा घुमा के वांट, सी, फील, यही सब घुमा घुमा के देता रहता है एग्जामिनर। तो इन वर्ब्स के मीनिंग को देख लिया करो, इंग्लिश में देखना, और इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स पढ़ लिया करो। किस मीनिंग में ट्रांजिटिव हो रही है, किस मीनिंग में इनट्रांजिटिव हो रही है, कहाँ पर ये एक्शन वर्ब की तरह काम कर रही है, अगर क्या ये लिंकिंग नेचर की भी हो सकती है, ये सब चीज़ें देख लिया करो। 500-1000 वर्ब्स हैं, 5-6 महीने में ख़त्म कर दोगे, पूरी जिंदगी के लिए इंग्लिश ख़त्म। मेन वर्ब है, एक्शन नेचर की है, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा होना चाहिए। लिखा है क्या? जी हाँ लिखा है। वैकेंसीज नाउन है और ऑल हो रहा है डिटर्मिनर वैकेंसीज के लिए। ये पूरी की पूरी लिखी हुई है यहाँ पर नाउन फ्रेज। देखिए जो ऑल वर्ड है ये प्रोनाउन भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। ये मैं पिछले एक सेशन में बता चुका हूँ कि एडवर्ब किस मीनिंग में किस फंक्शन में होगा। भाई देखो एडवर्ब होगा तो फंक्शन तो आपको पता ही है, या तो वर्ब को एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, लेकिन मीनिंग क्या होगा? प्रोनाउन होगा तो ये तो पता ही है आपको, सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट या होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन मीनिंग क्या होगा, है ना। तो ये आप जो है मेरे सेशंस अगर आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो आपको ये पता होगा। नहीं पता होगा तो जहाँ पर ऑल से रिलेटेड बात डिटेल में आएगी मैं वहाँ पर समझा दूंगा आपको। फिलहाल आप इतना समझिए कि ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया ऑल वैकेंसीज। चलिए 2 मिनट लगेंगे, आपको ऑल के बारे में बता देता हूं। देखिए जैसे मैंने लिखा ऑल इज वेल, तो यहां पर ऑल क्या हो रहा है? प्रोनाउन हो रहा है, मतलब सब्जेक्ट के फंक्शन में है। जैसे मैंने लिखा आई वांट ऑल, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट हो रहा है, और ऑब्जेक्ट तो कोई नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। नाउन का तो यहाँ स्कोप ही नहीं, मतलब प्रोनाउन हो रहा है। जैसे मैंने लिखा सी इज ऑल टायर्ड आफ्टर द प्रैक्टिस। अब यहाँ पर देखिए टायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। अब ये क्या आ रहा है? इस वर्ब को या इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आ रहा है। अगर ये इस वर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आया है तो फिर तो इसको एडवर्ब होना चाहिए। भाई इसी के लिए तो आया है ऑल टायर्ड। जब ये ऑल एडवर्ब होता है तो ये होता है कंप्लीटली या एक्सट्रीमली के मीनिंग में, ठीक है, और इस तरह से यूज हो जाता है वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए। वापस आते हैं सेंटेंस पर, ठीक है। वांट्स ऑल वैकेंसीज, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा है टू बी फिल्ड अप। देखिए टू बी फिल्ड अप, पहली बात तो जहां भी आपको 2 + V1 मिल जाए इसका मतलब वो क्या है? इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव आपके सामने लिखा हुआ है। अभी जो इन्फिनेटिव होते हैं ये सेंटेंस में नाउन भी हो जाते हैं, एडजेक्टिव भी हो जाते हैं और एडवर्ब भी हो जाते हैं। ये नाउन तब होंगे जब ये सब्जेक्ट के फंक्शन में होंगे, ऑब्जेक्ट के फंक्शन में होंगे या कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में होंगे। ये एडजेक्टिव तब हो सकते हैं जब ये किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आए हों। ये एडवर्ब तब हो सकते हैं जब ये किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आए हों। तो इस इन्फिनेटिव, गलती क्या है अभी देखेंगे, पहले इन्फिनेटिव को तो हैंडल कर लें कि इन्फिनेटिव क्यों लगा है ना, क्या जरूरत पड़ गई हमें इन्फिनेटिव को लगाने की। तो इन्फिनेटिव यहाँ पर किसके लिए आया है? क्या वो सब्जेक्ट हो रहा है? सब्जेक्ट तो ये आ गया शुरू में, और कितने सब्जेक्ट लिखोगे? लास्ट में तो सब्जेक्ट आते नहीं है। ऑब्जेक्ट होगा
तो ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब लगी नहीं है और इन्फिनेटिव प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट नहीं बन पाते हैं, क्योंकि टू एक वैसी प्रीपोजिशन उनमें लगी होती है। हालांकि इसको प्रीपोजिशन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, एक पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन बेसिक रूप से तो ये प्रीपोजिशन के जैसी है, सिमिलर है ही प्रीपोजिशन वो। तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट ये नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते हैं, डिटेल में चर्चा करेंगे कभी। फिलहाल आप ये समझिए कि ये इन्फिनेटिव ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं लगी, तो ये नाउन तो है नहीं। अब ये एडजेक्टिव हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है। देखिए एडवर्ब ये तब कहा जाएगा जब ये किसी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आया हो, या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को। क्या ये किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है? एक ही वर्ब है हमारे पास ये, क्या ये वांट्स को मॉडिफाई कर सकता है? नहीं कर रहा है, मीनिंगफुल ही नहीं हो रहा। द वाइस चांसलर वांट्स ऑल वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप। क्या उसके वांट करने का रीजन है? देखिए जब इन्फिनेटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है ना, तो वो रीजन बताता है वर्ब का। जैसे मैंने लिखा दे शी, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर आ जाता हूं मैं, ये आपका बोर्ड है गया। देखिए मैंने जैसे लिखा शी वेंट देयर टू प्ले, तो ये जो इन्फिनेटिव है ना, टू प्लस B1, ये रीजन बता रहा है, रीजन या पर्पस बता रहा है। ये रीजन या पर्पस बता रहा है। किसका रीजन या पर्पस? इस एक्टिविटी के किए जाने का या होने का रीजन या पर्पस बता रहा है। चूंकि वर्ब के बारे में बता रहा है तो इसको कहा जाएगा इन्फिनेटिव को एडवर्ब, और चूंकि वर्ब का रीजन बता रहा है तो इसको कहा जाता है एडवर्ब रीजन या एडवर्ब पर्पस। तो इन्फिनेटिव इस तरह से एडवर्ब बन जाता है या एडवर्ब रीजन बन जाता है जब वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आता है। क्या यहां पर ये वाला इन्फिनेटिव भी एडवर्ब रीजन बन सकता है? क्या वाइस चांसलर के वांट करने का रीजन है यहां पर टू बी फिल्ड अप? नहीं, मीनिंगफुल नहीं लग रहा। मीनिंगफुल नहीं लग रहा तो नहीं है, अपने ऊपर भरोसा करके चलिए, ठीक है। नहीं लग रहा, मीनिंगफुल नहीं लग रहा। कोई एडजेक्टिव तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है जिस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए ये एडवर्ब हो सकता था। कोई एडवर्ब भी यहाँ दूसरा नहीं लिखा है जिस एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए इन्फिनेटिव आ सकता था, तो एडवर्ब भी नहीं है। मतलब ना ये वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आया, ना एडजेक्टिव को, ना एडवर्ब को। ये एडवर्ब नहीं है। अब बचा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अगर ये होगा तो किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आएगा, और वो नाउन लिखा है इससे पहले, यानी कि ये वैकेंसीज को मॉडिफाई करने के लिए आया है, वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप, है ना। तो इस इन्फिनेटिव को यहाँ पर एडजेक्टिव के फंक्शन में कंसीडर किया जा सकता है। अब देखिए इन्फिनेटिव एडजेक्टिव के फंक्शन में आ गया, चूंकि वो नाउन के लिए लिखा गया कि कौन सी वैकेंसीज की बात कर रहे हैं हम, जिनको फिल्ड किया जाना है, फिल्ड अप किया जाना है। अब ये वैकेंसीज के मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए आ गया, एडजेक्टिव के फंक्शन में आ गया ये। लेकिन इन्फिनेटिव बेसिक रूप से वर्ब होते हैं, इनको कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये बेसिक रूप से वर्ब होते हैं तो वर्ब की कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ेगा थोड़ी, वर्ब की कैरेक्टरिस्टिक को लेकर चलेगा। तो अब देख लेते हैं कि इसमें वर्ब वाला पार्ट है कौन सा। बी लिखा है, 2 + B1 में क्या लिखा है? बी लिखा हुआ है। अब ये जो बी है ना, ये वर्ब है, तो अब इस वर्ब के नेचर को भी जानना समझना जरूरी है। जैसे ही आपके सामने वर्ब आए तो आप सबसे पहले उसका समझेंगे नेचर। अब इसका नेचर क्या है? बी जो है वर्ब तो है, लेकिन लिंकिंग नेचर की वर्ब है, यानी कि लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद आना क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। और कॉम्प्लीमेंट कोई भी नाउन, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। एडवर्ब मैनर नहीं हो सकते, क्योंकि एडवर्ब मैनर वर्ब के लिए लगाए जाते हैं, और हम जो कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं वो सब्जेक्ट के लिए लगाते हैं। यहां पर जो भी आया है, नाउन आया है, इस नाउन के लिए तो आया है। ये जो इन्फिनेटिव है ये नाउन के लिए आया है, तो जो भी कॉम्प्लीमेंट लगेगा इस नाउन के अकॉर्डिंगली लगेगा, इस नाउन के लिए लगेगा। तो एडवर्ब मैनर नहीं लगाए जाते, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं लिंकिंग वर्ब के। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, 2 + B1, अब ये इन्फिनेटिव बन तो गया उसके लिए एडजेक्टिव, लेकिन ये वर्ब ही है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है इन्हें। तो इसका जो वर्ब वाला पार्ट है बी, उस पर अगर फोकस करेंगे आप तो ये बी खुद एक लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब के फंक्शन को लेकर चलेगी। और लिंकिंग वर्ब का फंक्शन है कि उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है, और वो कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है उस सब्जेक्ट के लिए, उस नाउन प्रोनाउन के लिए, और यहाँ पर वो नाउन प्रोनाउन वैकेंसीज है।
तो चूंकि वो नॉन प्रोनाउन वैकेंसीज है तो नॉन प्रोनाउन के लिए एडवर्ब तो लिखा नहीं जा सकता, हाँ नाउन लिखा जा सकता है, प्रोनाउन लिखा जा सकता है, एडजेक्टिव लिखा जा सकता है, इसलिए नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं, पूरक बन जाते हैं। तो यहां पर इसके बाद क्या आना है, कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए जो एडजेक्टिव है वो रेडीमेड एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले भी हो सकते हैं। रेडीमेड एडजेक्टिव से क्या मतलब है, जैसे मैंने लिखा यहां पर पुअर गर्ल, गर्ल नाउन हो गया, पुअर इसके लिए एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव क्यों, क्योंकि इसका फंक्शन है नाउन को मॉडिफाई करना, हमने इसका फंक्शन देखा और इसको एडजेक्टिव कह दिया। लेकिन मैं अगर आपके सामने लिख दूं एजुकेटेड गर्ल, एजुकेटेड गर्ल अगर मैं आपके सामने लिख दूं तो गर्ल नाउन हो गया। अब ये एजुकेटेड क्यों लगाया गया है, एजुकेटेड लगाया गया है इस नाउन को, इस गर्ल को मॉडिफाई करने के लिए। तो अगर ये वर्ड इस गर्ल को मॉडिफाई करने के लिए आया तो मतलब नाउन मॉडिफायर, मतलब नाउन मॉडिफायर को एडजेक्टिव ही कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव के फंक्शन में हो गया। और ये लेकिन है क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एजुकेट, एजुकेटेड। वर्ब हो गई बेस फॉर्म हो गई एजुकेट, और एजुकेट बेस फॉर्म से बना एजुकेटेड। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आ रही है और एडजेक्टिव हो रही है तो उसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। इस पर डिटेल में फिर चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि यहाँ पर जो लिंकिंग वर्ब है उसके बाद एडजेक्टिव लिखा जा सकता है, और वह एडजेक्टिव को रेडीमेड एडजेक्टिव भी हो सकता है, और वो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम कर जाती है किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, तब उनको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो इसके बाद, इस लिंकिंग वर्ब के बाद जो कॉम्प्लीमेंट लिखा है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी है, वो पास्ट पार्टिसिपल ही लिखा है, फिल्ड अप। तो स्ट्रक्चर तो सही है, सिंटैक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर हो रही है इस वर्ब के मीनिंग में। ये जो फिल्ड अप लिखा हुआ है इसका मीनिंग वो नहीं है जिस मीनिंग को हम यहां पर कन्वे करना चाह रहे हैं। यहां पर लिखा जाना चाहिए फिल्ड। अब ये यहां पर क्यों लिखा जाना चाहिए फील्ड, या क्यों दूसरी वर्ब आनी चाहिए, इसको समझने के लिए जरा इसका मीनिंग समझ लो, फिल का मीनिंग समझ लो। देखिए जो फिल वर्ब है ये ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इनट्रांजिटिव भी हो सकती है, और इसका मतलब होता है टू मेक और बिकम फुल। देखिए इसके साथ जो मैं दूसरी वर्ब्स लिखाऊंगा आपको, फ्रेजल वर्ब, वो आपके बहुत काम आएंगी, किसी सेंटेंस में वो आपके सामने आ जाएंगी। टू मेक और बिकम फुल ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इनट्रांजिटिव भी हो सकती है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, शी फिल्ड द बकेट विद वाटर इन 2 मिनट्स। तो यहां पे फिल्ड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा है टू मेक और बिकम फुल, टू मेक समथिंग फुल और टू बिकम फुल, है ना। मैं यहां पर यह भी कह सकता हूं द बकेट इज फिलिंग, ठीक है। यहां पर ये मैंने इंट्रांजिटिवली यूज कर ली, ये इसका मीनिंग हो गया। दूसरा मीनिंग इसका यह भी आ सकता है टू प्लेस सम पर्सन इन सम वैकेंसी, वैकेंसी या पोजीशन, है ना। किसी पोजीशन या किसी वैकेंसी को फिल करने के मीनिंग में भी फिल आ सकती है, दो तरीके से यूज हो सकती है। तो यहां पर जैसे मैंने क्या लिखा, मैंने सेंटेंस लिखा, दीज कैंडिडेट्स will fill these post, या मैं यहां पर लिख दूं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स will fill these post soon, ठीक है। यहां पर भी मैंने ट्रांजिटिवली यूज कर ली फिल। तो ये दोनों मीनिंग में फिल आ सकती है। तो यहां पर फिल, ये जो आपका सेंटेंस है यहाँ पर फिल्ड अप लगाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर केवल और केवल फिल लगाने से ही आपका काम हो जाता। अब देखिए फिल्ड अप अगर लगाया गया है तो फिल्ड अप के मीनिंग को भी समझ लेते हैं।
ये होता है फिल अप। फिल अप का मतलब होता है टू मेक और बिकम फुल। जैसे मैं लिख सकता हूं यहां पे फिल अप द डीजल टैंक, एग्जाम्पल के तौर पर। ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसे फिल अप द टैंक विद डीजल। ये आपकी फ्रेजल वर्ब हो गई, टू मेक और बिकम फुल। ऐसी एक वर्ब आपकी ये भी हो सकती है फिल आउट। इसका मतलब हो जाता है टू कंप्लीट अ फॉर्म और डॉक्यूमेंट। ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट या फॉर्म को कंप्लीट करना। एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिख सकते हैं यू मस्ट फिल आउट दिस फॉर्म टू टेक एडमिशन। ठीक है, ये आपकी एक फ्रेजल वर्ब हो गई, इस मीनिंग में यूज होती है। देखिए एक वर्ब और है जो फिल से मिलकर बनती है, मुझे ध्यान आ रही है, फिल इन। फिल इन का मतलब होता है टू सप्लाई समथिंग मिसिंग। कहीं पे कुछ अगर मिसिंग है तो उस चीज को सप्लाई करने के मीनिंग में फिल इन आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने लिखा होता है फिल इन द ब्लैंक्स। ये एक सेंटेंस ही होता है, ये है ना, इंपरेटिव सेंटेंस है, मेन वर्ब से शुरू हुआ इंपरेटिव सेंटेंस है और फ्रेजल वर्ब लगी हुई है, और फ्रेजल वर्ब ट्रांजिटिव नेचर की है तो उसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। क्या है इसका मतलब कि ये जो ब्लैंक्स में मिसिंग है इनको यहां पर सप्लाई कीजिए मीनिंग के अकॉर्डिंग, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये एक सेंटेंस ही होता है। वापस आते हैं सेंटेंस पे, तो यहां पर क्या लगाना चाहिए आपको, यहां पर लगाना चाहिए आपको फिल। देखिए ये आपके 170 सेंटेंस हो गए हैं। आज के सेशन को यहीं रोकते हैं, काफ़ी लंबा हो चुका है। इनसे रिलेटेड या दूसरे सेंटेंस या ग्रामर के किसी भी पार्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी आपको रिप्लाई करने में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।